तो फ्रेंड्स, अपने आप के लिए, ध्यान के लिए और पत्री सर के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लास्ट का 1 मिनट मेरा म्यूट रह गया था, मुझे मालूम नहीं चला। चलिए कोई बात नहीं। आज आप लोगों को म्यूजिक पसंद आई? मैंने आज थोड़ी न्यू म्यूजिक लगाई थी, गॉड फ्रीक्वेंसी करके है। मुझे आप बताइएगा बाद में अच्छी लगी कि नहीं। तो फ्रेंड्स, हाँ माही बताओ कैसी लगी म्यूजिक? आवाज ही निकल रही। अरे मैं लास्ट मिनट में बॉडी कॉन्शियसनेस के लिए बोल रही थी, तो म्यूट हो गया था, तो मैंने अनम्यूट करना ही भूल गई थी, मैं बोलते जा रही थी। चलिए नहीं, ठीक है। बहुत अच्छी थी, बहुत बहुत अच्छी, बहुत अच्छा मेडिटेशन हुआ। हाँ, गॉड फ्रीक्वेंसी करके है यूट्यूब में, बहुत अच्छी है, मुझे अच्छी लगी थी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आते हैं अपने टॉपिक पर। मैं ब्रेन वेव्स इसलिए लेना चाह रही थी क्योंकि बहुत बार अपन लोग पढ़ रहे हैं सब प्रोग्रामिंग करो अपनी ब्रेन की, और बहुत साइंटिस्ट लोग इसमें जुटे हुए हैं कि हमारी हेल्थ और हमारी ब्रेन वेव्स का बहुत ज़्यादा कनेक्शन है। 2 साल पहले मेरी सिस्टर जो मीना जी इसमें आती हैं, उन्होंने मुझे एक यूट्यूब लिंक भेजा था ब्रूस लिप्टन का, बायोलॉजी ऑफ बिलीफ, और ग्रेग बेडन का लॉ ऑफ अट्रैक्शन। वो दोनों वीडियो देखने के बाद मुझे बहुत कुछ नॉलेज हुआ, और मैं चाहूँगी कि अगर आप साइंस स्टूडेंट हैं और इंग्लिश अच्छे से आ जाती है तो आप ये दोनों वीडियो जरूर से देखिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी इससे। फिर जब मैं रामपा जी की बुक ट्रांसलेट कर रही थी तब भी मैं उतना आइडेंटिफाइड नहीं कर रही थी, क्योंकि 19th और 20th चैप्टर में सब कॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड के बारे में रामपा जी ने बहुत बोला है। पर जब अभी मैं YouTube में उनका उस बुक का नरेशन करने के लिए फिर से बुक को उठाई और पढ़ना शुरू करी, क्योंकि जब अपन बोलते हैं तब ज़्यादा सीखते हैं, ये बात मैंने आपको कई बार बोल चुकी है। 70% हम टीचिंग से सीखते हैं। तो जब मैं बता रही थी तो मुझे अचानक क्लिक हुआ, ये पूरा ब्रेन वेव्स बता रहे हैं। 54 ईयर्स पहले ब्रेन वेव्स के बारे में रामपा जी ने बहुत कुछ कहा है, पर वो ब्रेन वेव्स नहीं यूज कर रहे हैं, वो दूसरे तरीके से कर रहे हैं, है वो भी ब्रेन वेव्स ही, पर वो अल्फा बीटा वाला यूज नहीं कर रहे हैं जो हम आजकल यूज करते हैं। तो चलिए, मुझे लगा कि नहीं, ये वाला टॉपिक तो मुझे लेना चाहिए। और ब्रूस लिप्टन का जब मैंने देखा था तभी भी मुझे लगा था कि मैं थोड़ा भी, अगर आपको साइंस आता है तो आप इसको जरूर समझें। हम लोग क्या साइंटिफिक दुनिया में रहते हैं, तो हम लोगों को हर चीज का प्रूफ चाहिए। तो ये चीजें जो न्यूरो साइंस लोग इतना ज्यादा अध्ययन कर रहे हैं हमारी ब्रेन वेव्स के ऊपर, तो जरूर कोई ना कोई बात होगी, कोई रहस्य छुपा है इन सब चीजों में। तो उसी का ही मैं एक शॉर्ट फॉर्म में आप लोगों को ब्रीफली बता रही हूँ कि हमको लगता है हम सिर्फ एक इंसान है, एक एंटिटी है, पर सभी हम बार बार बोल रहे हैं हम 50 ट्रिलियन सेल्स की एक कम्युनिटी है। कम्युनिटी का अर्थ होता है समुदाय। समुदाय मतलब हर सेल, 50 ट्रिलियन सेल अपने आप में एक जीवन है। आप अमीबा को जानते हैं ना, एक सेल का बना हुआ है, उसमें भी जीवन है, उसमें भी रिप्रोडक्शन है, उसमें भी हर चीज है, सेंस करने का जो भी। तो हमारी 50 ट्रिलियन सेल्स, हर एक इंसान है समझ लीजिए, और वो उन सब सेल से हम बने हैं, 50 ट्रिलियन सेल से, और उसको हैंडल कर रहा है सिर्फ हमारा ब्रेन। और वो ब्रेन ही हमको कंट्रोल कर रहा है क्योंकि हम उसके गुलाम होते जा रहे हैं। प्रकृति ने इतनी अच्छी चीजें बनाई हैं हमारी नर्वस सिस्टम में। प्रकृति ने बनाया कि यदि कोई हमारे सामने खतरा आ जाए, कोई अचानक हमला बोल दे, तो हमको बचने का कोई उपाय होना चाहिए। हम ब्रेन से उसको ऐसा नहीं सिर्फ आई से देखेंगे कि चलो अचानक शेर आ गया तो अच्छा शेर आ गया, ओके अब ये क्या करेगा, हम नहीं करेंगे। तुरंत हमारे में एक ऐसा हार्मोन एड्रेनलिन रिलीज होता है विद इन 1 सेकेंड, क्योंकि जब भी कोई खतरा दिखा हमारा ब्रेन तुरंत उस हार्मोन को रिलीज कर देता है। और वो जब एड्रेनलिन हमारे शरीर में जाता है तो हमारी जो भी ऊर्जा है, हमारी जो पूरे शरीर में फैली हुई है बहुत ही सटल तरीके से, वो एक साथ इकट्ठे होके हमारे ब्रेन से पूरे हमारे शरीर में, पूरे हाथ पैर में वो ऊर्जा दौड़ती है।
आप देखे होंगे कि कोई एक आदमी पतला दुबला धीरे धीरे भी चल रहा है, अगर उसके पीछे कुत्ता दौड़ने लग जाए तो वो तेजी से दौड़ेगा, फिर वो सुपरमैन बन जाएगा। क्यों होएगा? क्योंकि उसके में वही हार्मोन रिलीज हुआ है और उसने खतरे को भांप के उसकी जो पूरी एनर्जी ब्लड के द्वारा सारे शरीर में भागी है, हाथ और पैरों में, तो वो दौड़ेगा। तो ये नर्वस सिस्टम ने दो चीजें हमारे लिए बनाई हैं। एक है ग्रोथ, ग्रोथ और रिपेयरिंग। हमारी 50 ट्रिलियन सेल्स को ग्रोथ और रिपेयर करने की रोज जरूरत है। और एक हमारा नर्वस सिस्टम ने बना के रखा है फ्लाइट और फाइट मोड। या तो आपके पास खतरा आ रहा है तो या तो आप लड़ो, शेर आ गया तो आप या तो लड़िए या आप भाग जाइए। दोनों में आपको अधिक ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए आपको एड्रेनलिन डाल के रखा हुआ है प्रकृति ने आपके ब्रेन के द्वारा आपको रिलीज करने के लिए। और एक होती है ग्रोथ और रिपेयरिंग। ये दोनों एक साथ नहीं हो सकती, अर्थात ग्रोथ और फाइट एंड फ्लाइट मोड एक साथ कभी नहीं हो सकते। आप खुद उम्मीद करिए कि यदि आपके पीछे कोई कुत्ता पड़ गया है और आप दौड़ रहे हैं, तो क्या आप वो दौड़ते समय सोचेंगे कि आज मैं पनीर बटर मसाला बनाऊंगी, अरे मुझे तो फेशियल कराने जाना था पार्लर? हम नहीं सोचते। हमारा उस समय एक ही काम रहता है, सर्वाइवल। हमको अपने को बचाना है। बहुत पहले नहीं, 1 महीने पहले मयंक ने पत्री सर से क्वेश्चन पूछा था जिसका आंसर मुझे ही पत्री सर ने देने के लिए बोला था कि जब एग्जामिनेशन हॉल में हम जाते हैं तो हमारे पास विचार नहीं होते हैं और एक तरह से रुक जाते हैं, और जब हम मेडिटेशन करते हैं तब बहुत सारे विचार होते हैं। तो जब मुझे कहा था तो तब मेरा मन जरूर हुआ था एक बार ये वाला वर्ड बोलने का, पर मुझे पत्री सर के सामने बहुत ज्यादा होशियारी नहीं दिखानी है, तो मैंने यही सिर्फ थोड़ा सा ही बताया था। तो उस समय जब आप एग्जामिनेशन हॉल में रहते हैं या आपके सामने कोई खतरा आ जाता है, कोई बहुत गहरा, या डर जाते हैं आप, तब भी आप सर्वाइवल मोड में रहते हैं, तब आपके पास कोई विचार नहीं होता, क्योंकि उस समय ब्रेन एक ही काम करता है, अपने आप को बचाने का। तो चाहे एग्जामिनेशन हॉल हो, चाहे आपके सामने कोई ट्रक आ रही हो या कोई ऐसा खतरा हो अचानक, जैसे हम लोग स्कूल में छोटे बच्चे थे तो बोलते थे कि अब प्रिंसिपल सर आ रहे हैं क्लास में, तो अब तो वो कॉपी चेक होगी, अब पता नहीं कितने लोगों की कॉपी कंप्लीट नहीं है, तो एक डर, एक फियर का माहौल बन जाता था। तब भी हम फाइट एंड फ्लाइट मोड में रहते थे। ये फाइट एंड फ्लाइट जब मोड होता है तब हमारे पास तो एड्रेनलिन बहा, पर प्रकृति ने उसके साथ साथ हमको एक बहुत ही अच्छा एक और हार्मोन दिया है, कॉर्टिसोल, ताकि जब हम भागें या हम जब लड़ें अपने खतरे से तो हमको दर्द नहीं हो हाथ पैर में। तो उन्होंने एक कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन हमारे बॉडी से रिलीज होता है, जो एंटी पेन और एंटी इन्फ्लेमेटरी है। वो अच्छी चीज के लिए है कि हमको पेन नहीं हो। हमको अगर कुत्ते ने दौड़ा दिया तो हम 5 किलोमीटर दौड़ जाएंगे, जब आराम से कुत्ता भाग चुका रहेगा और हम आगे बच चुके रहेंगे, तब सांस लेंगे, तब हमको दर्द का एहसास होगा। वो 5 किलोमीटर आपको दर्द का एहसास नहीं होगा, वो इसी कॉर्टिसोल के कारण। तो प्रकृति ने हर चीज बहुत अच्छे से बनाई है, पर यही कॉर्टिसोल अगर हमारे बॉडी में बहुत टाइम तक के रहे तो वो हमारे लिए टॉक्सिन बन जाता है और ये एडिक्टिव होता है। एडिक्टिव का मतलब है कि आप बार बार उस चीज को पाना चाहेंगे। कई बार लोग बार बार अपने दुख को पकड़ते हैं क्योंकि वो एक एडिक्शन है, वो एक हार्मोन है जो आपको थोड़ा सा रिलीफ करता है। तो ये कॉर्टिसोल हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल रहता है। और जब हमारी सेल्स ग्रोथ करती हैं तो वो सिर्फ ग्रोथ करेंगी, फ्लाइट और फाइट मोड में नहीं रहेंगी। अगर लंबे समय तक अगर हम यही फाइट एंड फ्लाइट मोड में रहें तो हमारी सेल्स लोगों को पता नहीं चलता है कि अब हमें करना क्या है। ग्रोथ तो कर नहीं रही है, अब वहां से ब्रेन से जब कोई सूचना आएगी कि अब क्या करना है तब करेंगी। घंटों घंटों तक जब नहीं पड़ता है कोई खबर तो वो अपने आप को डिके करना शुरू कर देती हैं, सेल्स अपने आप को खाना शुरू कर देती हैं। इसीलिए कई ऑर्गन्स डैमेज होने शुरू हो जाते हैं, या बहुत सारी बीमारियां कोई ऑर्गन के कारण या और किसी टिश्यूज के कारण हम लोगों को प्रॉब्लम होती हैं। तो हमारी सेल्स को पूरे टाइम मालूम चलते रहना चाहिए कि हम उनको क्या ऑर्डर दे रहे हैं, क्योंकि हर सेल के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन है। बार बार मैं बताती हूँ, मेम्ब्रेन के पास एक ब्रेन है
उसको हर समय एक सिग्नल चाहिए कि हमको क्या करना है। हम उनको सिग्नल देते हैं, पर हम कहाँ कहाँ से देते हैं। तो ब्रूस लिप्टन ने बहुत ही सुंदर वीडियो में दिखाया है कि 3 तरीके से हम सिग्नल पूरे टाइम अपनी सेल्स को भेजते हैं। एक तो है ट्रॉमा। अचानक हमारे जिंदगी में कोई दुखद हादसा हादसा हो जाता है, कोई छोड़ के चला गया, या बिजनेस का बहुत बड़ा लॉस हुआ, या कोई हमारा बिलोवेड हमको धोखा दे दिया, या कोई भी रिलेशनशिप टूट गई। ये ट्रॉमाज हैं हमारी लाइफ के। ये हमारी सेल्स को ग्रोथ करने से रोक देती हैं। ये हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि हमारे हाथ में ट्रॉमा अगर हमारी लाइफ में है तो हम उसको सिर्फ शांत होके ही हैंडल कर सकते हैं, ट्रॉमा होने से नहीं रोक सकते हैं। दूसरा है इसका इफेक्ट सेल्स पे। एक तो है ट्रॉमा, दूसरा है टॉक्सिन। जो भी हम फल और सब्जियां खाते हैं उसमें बहुत केमिकल्स, फर्टिलाइजर, सभी चीजें यूज होती हैं। वो टॉक्सिन भी हमारे डीएनए को डैमेज करती है, क्योंकि जो भी हमारी सेल्स हैं, हमारे हर क्रोमोसोम्स में 50% डीएनए है, 50% प्रोटीन है। प्रोटीन सबके पास अच्छा है, डीएनए ही मेन है। तो हम जो ये सेल्स में इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं, सिग्नल भेज रहे हैं, या तो ट्रॉमा या तो तुम्हारा टॉक्सिन, जो वो भी हमारे हाथ में कंट्रोल नहीं है, क्योंकि आपको जो बाजार में सब्जियां और फ्रूट्स मिल रही हैं आपको खाना पड़ेगा। अधिक से अधिक आप उसको बहुत अच्छे से वॉश करके खा सकते हो, पर उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। पर जो सबसे तीसरी बात उन्होंने बताई, और जो सभी लोग आप लोग जानते हैं, हमारे थॉट्स। हमारे थॉट्स, अगर सिर्फ एक आदमी ये भी मजाक में भी कह दे कि अब मुझे जीवन में कोई जीने का मतलब नहीं है, एकदम उदासीन हो जाए और बोले कि मैं बिल्कुल मरना चाहिए, सेल्स सुनने के लिए तैयार हैं। उनको या तो ग्रोथ और वो चाहिए, रिपेयरिंग मोड, या आपके दूसरे इंस्ट्रक्शन। आप अपने उदासीन माहौल में सिर्फ एक ही इंस्ट्रक्शन भेज दिए, मुझे मरना है, जिंदगी में कोई खुशी नहीं है, तुरंत सेल्स डैमेज करना शुरू कर देती हैं कि इसे मरना है, मरना है। एक रिसर्च हुआ है कि अगर कोई कैंसर, किसी का लाइफ पार्टनर की डेथ हो जाती है और वो बहुत दुखी, अब 2-3 दिन तो बहुत ज्यादा दुख होता है अपने पार्टनर का छूटने का, तो अगर वो रात को या सवेरे कभी भी गहरे दुख में अगर वो ये रिलीज करेगी थॉट कि मेरे हस्बैंड चले गए या मेरी वाइफ चली गई, अब मुझे जीने का मतलब नहीं, तो सेल्स अपने आप को डैमेज करना शुरू कर देती हैं, या अपनी इतनी ग्रोथ कर लेती हैं कि वो कैंसर बन जाता है। सबसे ज्यादा कैंसर उन लोगों में पाया गया है जिनके स्पाउस की मृत्यु हो गई है। तो कहा जाता है कि हंसी मजाक में भी अपने सेल्स को कभी भी, अपने बॉडी को ये नहीं कहना चाहिए कि मुझे जीवन में मजा नहीं आ रहा है। मेरे हस्बैंड को बहुत बोलने की आदत है, क्योंकि अभी लॉकडाउन हुआ तो सभी थोड़ा सा डिप्रेसिव मोड में चले जाते हैं कि क्या वही लाइफ है। हम लोग को भी लगता है ना, इतनी सब्जी मंगा के रखो, इतना ग्रोसरी का सामान मंगा के रखो, अब जैसे कल से बंद हो रहा है, सवेरे से आज टेंशन, लिस्ट बना रहे हैं, ओवर में भर के रखना है अलमारी में, जैसे पूरी जिंदगी भर कोई दुकानें ही नहीं खुलेंगी। फियर क्रिएट हो जाता है, सोसाइटी, हमारे मीडिया, ये सब हमको क्रिएट कर देते हैं। तो मजाक में भी हमको अपने सेल्स को ये इंडिकेशन, ये वाली चीजें नहीं देनी चाहिए, क्योंकि हमारे इमोशन हमारे डीएनए बनाते हैं, और हमारे डीएनए हमारी लाइफ को गवर्न करते हैं। अगर आप अनकॉन्शियसली जी रहे हैं तो आपके जीन्स आपको गवर्न करेंगे। जैसे आपके फैमिली में कोई डायबिटीज या हार्ट की डिजीज है तो वो आपके साथ होगी, क्योंकि तब आपको डीएनए कंट्रोल कर रहे हैं। पर अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं, अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तब आप अपने डीएनए को कंट्रोल कर सकेंगे। ये दोनों का अर्थ मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। तो अब हम ये समझ गए कि फाइट और फ्लाइट मोड और ग्रोथ वाला। अब हमारी जब स्ट्रेस सेल्स हो जाती हैं, जब हम बहुत तनाव में होते हैं, उस समय हम एक हम हमारी इम्यूनिटी सिस्टम सबसे ज्यादा डैमेज होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ग्रोथ नहीं होगी तो इम्यूनिटी सिस्टम सबसे ज्यादा डैमेज होता है। अगर कोविड के इस 5 महीने के अंतराल में देखेंगे तो सबसे ज्यादा डिप्रेशन के मरीज आ रहे हैं, और इसका भी कारण है स्ट्रेस। स्ट्रेस मतलब इम्यूनिटी कमजोर, इम्यूनिटी कमजोर मतलब और आपको कोविड होने का खतरा है और दूसरी बीमारियां होने का खतरा है, डेंगू भी अभी फैला हुआ है। ये सब क्या है, इम्यूनिटी कमजोर होते जा रही है। तभी बोल रहे हैं कि मीडिया से दूर रहो, मेडिटेशन आप ज्यादा करो, इसके लिए ही कहा जा रहा है।
तो वेव्स जो होती हैं हमारी ब्रेन से, पूरे टाइम हमारा ब्रेन बिजली बना रहा है, पूरे टाइम हमारा शरीर इलेक्ट्रिसिटी बना रहा है। एक एक सेल 1.4 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है। तो 50 ट्रिलियन सेल्स कितनी करेंगे वो आप कैलकुलेट कर लीजिए। इतनी इलेक्ट्रिसिटी होती है हमारे अंदर। जब हम हाथों और पैरों को क्रॉस करके बैठते हैं और हमारी इलेक्ट्रिसिटी ही हमारे अंदर घूमती है, तभी तो हमारे में हीलिंग होती है। तो ये जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है ब्रेन की, वो एमिट होती है, रेडिएट होती है। अब इसके लिए मैं आप लोगों को एक स्लाइड दिखाऊंगी और आखिरी में मैं आपको 15 मिनट का एक वीडियो दिखाऊंगी जो मेरा फेवरेट है और मेरे ख्याल से बहुत चीजें आप समझ पाएंगे उसको। मैं आप लोगों को एक तो मैं आपको ये दिखा दूं, ये हमारा फाइट एंड फ्लाइट मोड है। अब आ रहा है ना? आपको भी मालूम है कि हमारा माइंड पावरफुल मैग्नेट है। पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव ख्याल आएंगे, और अगर एक नेगेटिव थॉट आपके पास आ गया, सिर्फ एक, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, उसकी एक श्रृंखला लग जाएगी आपके नेगेटिव थॉट की। तो हमारा मैग्नेटिक पावर है हमारे माइंड के पास। हम जब जागते हैं, जैसे अभी आप मेरे को सुन रहे हैं, और हम जब उठते हैं सो के, हम जब जागृत अवस्था, जब बोलते हैं आंख खुली है, हम इस कॉन्शियस वर्ल्ड से, मतलब इस वर्ल्ड से हम कनेक्टेड हैं, तब हम बीटा वेव्स में रहते हैं। ये 5 टाइप की वेव्स हैं, पर अभी हम 4 की ही बात करेंगे। तो जब भी हम जागते हैं तब हम ये बीटा वेव्स में रहते हैं। जो आप मुझे सुन रहे हैं, बात कर रहे हैं, आप कुकिंग करते हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं, वो सब बीटा वेव्स में है। और जैसे हम मेडिटेशन में बैठते हैं तब हम अल्फा रेज में पहुंचना शुरू कर देते हैं। पर अल्फा रेज भी कॉन्शियस माइंड का ही भाग है। जैसे आप लोगों को ये बताए हैं और आपको मालूम है कि हमारा एक भाग चेतन मन है, 9 भाग हमारा अवचेतन मन है। तो हमारी प्रोग्रामिंग कब से शुरू होती है, वहां से मैं शुरू करती हूँ ताकि आपको आगे चल के ये स्लाइड दिखने में दिक्कत नहीं हो। शुरू में जब बच्चा जिस दिन से पैदा होता है तब से लेके 7 साल तक वो उसका एनालिटिकल माइंड नहीं होता है। उसके पास सिर्फ एक बॉडी होती है और एक माइंड होता है जो प्योर सबकॉन्शियस माइंड है उसका। कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड उसका पूरी तरीके से अटैच होता है। जो वो देख रहा है, कॉन्शियस माइंड मतलब जो बोध हो रहा है हमको बाहर से, तो वो बच्चा पूरे टाइम अपने सबकॉन्शियस माइंड से अटैच है। तो 7 साल तक के आप जो भी उसके सामने बोल रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, वो जो देख रहा है, बोल रहा है, सुन रहा है, वो सब बिना फिल्टर करे उसके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा। उस समय बच्चा थीटा वेव्स में रहता है। एक नाम आप याद कर लीजिए, अभी जब हम आगे स्लाइड पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। उस समय तक के वो थीटा स्टेट में रहता है। इमेजिन करता है वो अपने गुड़िया लोगों से, गुड्डा गुड़िया से बात करेगा, वो झाड़ू पकड़ के गुर्र गुर्र करके अपनी बाइक लेके भागने लग जाएगा। हमको लगता है क्या ये इमेजिनेशन कर रहे हैं, मतलब कल्पना की दुनिया है बच्चों की, पर वो यथार्थ दुनिया है। वो बिल्कुल सबकॉन्शियस माइंड से जुड़े हुए हैं। हम बदकिस्मती से अपने सबकॉन्शियस माइंड से अलग हो गए हैं। तो 7 साल तक हर एक पेरेंट्स को बहुत अवेयर होना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या बता रहे हैं अपने बच्चे को। और अगर बच्चा उनके बिस्तर में सो रहा है, अगर वो हस्बैंड वाइफ भी एक दूसरे से लड़ रहे हैं, वो बच्चा सो रहा है, तब भी वो पूरी वाइब्रेशन इमोशन को एब्जॉर्ब करेगा और वो बिना फिल्टर करे सब कुछ माइंड में डालते जाएगा। ये 7 साल सबसे ज्यादा प्रीशियस होते हैं एक बच्चे के। उसके बाद 7 साल के बाद वो और अपनी नॉलेज को बढ़ा के, परंतु वो 7 साल की प्रोग्रामिंग उसके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। उसके अनुसार वो जीवन जीता है।
जब मैंने ये ब्रूस लिप्टन का देखा और इसके बाद और भी कई वीडियोस देखे ब्रूस लिप्टन के, तो मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मेरी बेटी बहुत गुस्से वाली है, उसको एंगर है और मेरे बेटे को नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद बिहेवियर गॉड गिफ्ट है ऐसा। पर जब मैंने ये वीडियो देखा तो मुझे लगा कि इसकी जड़ मैंने ही डाला है कहीं ना कहीं। क्योंकि जब मैं प्रेग्नेंट थी अपनी बेटी के टाइम में, तब मेरे घर में, मैं जॉइंट फैमिली में रहती थी, उस घर का थोड़ा एटमॉस्फेयर, अब वो नेचुरली होता ही है कि थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हों। तो उस संघर्ष में, उस नेगेटिव इमोशन में मैं पूरे 9 महीने रही और उसके बाद मेरी बच्ची का बर्थ हुआ। और उसके बाद भी 10 महीने तक, जब तक कि वो 10 महीने की नहीं हुई तब तक के हमारे घर में काफ़ी सिचुएशन खराब थी। और 10 महीने के बाद हमारे फादर इन लॉ ने हम लोग को घर अलग से बनवा के दे दिया कि बेटा अब तुम लोग यहाँ रहो। तो 10 महीने मतलब जब से वो मेरे पेट में आई तब से लेके 10 महीने तक के वो ऐसे माहौल में रही हुई थी। अब आप बताइए कि अगर उसमें रिवेलियस है, वो गुस्सा है, तो उसकी जिम्मेदार मैं ही हूँ और ये मैं अनजान थी। और फिर जब मेरी सेकंड डिलीवरी हुई मेरे बेटे की, उसके 2 साल 3 साल के बाद, उस समय तक के मैं सेपरेट रहती थी। मेरे जो फादर इन लॉ मदर इन लॉ, उनसे ज़्यादा भी प्यार हो गया था, कोई भी संघर्ष नहीं था, बहुत प्यार बढ़ गया था। बहुत खुशी के माहौल में मैं 9 महीने रही। फिर मेरा बेटा पैदा हुआ, उसका नेचर मेरी बेटी से बिल्कुल ऑपोजिट है। तो मैं पहले ऐसा सोचती थी कि गॉड गिफ्ट है, पर ये गॉड गिफ्ट नहीं है, हमने क्रिएट किए हैं अपनी लाइफ, अपने बच्चों की लाइफ को भी। तो आज जब मैंने उस वीडियो को देखा, उसके बाद से मुझे मालूम चला। मैं आजकल यहाँ पे अपने सेशन में स्पिरिचुअल पेरेंटिंग क्यों बार बार रखवाना चाह रही हूँ, क्योंकि गलतियां जो मुझसे हुई हैं मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोगों से हो, क्योंकि वो जिंदगी भर का रिग्रेट हो जाता है। ठीक है, मेरी बच्ची हील हो गई है, काफी उसका गुस्सा शांत हो गया है, स्पिरिचुअल हो गई है, सब कुछ हो गया है, पर उसके कई चीजों में जो रुकावट बनी, एंगर, वो मैंने ही दिया था। क्योंकि हम अपने बच्चों का भी भविष्य निर्धारित कर देते हैं। तो आप लोगों को अवेयर करने के लिए मैं स्पिरिचुअल पेरेंटिंग बार बार ला रही हूँ कि आप अवेयर हो जाओ। तो 7 साल तक के बच्चा जो देखता है, करता है, वो वही चीजों को रीप्रोग्रामिंग करते जाता है। और जब हम बीटा स्टेट में, धीरे धीरे बच्चे का भी माइंड बीटा स्टेट बनता है, उसका भी कनेक्शन कट जाता है अपने सब कॉन्शियस माइंड से। 8 साल की उम्र से धीरे धीरे कटना शुरू होता है और 12 साल की उम्र तक आते आते उसका पूरा अपने सब कॉन्शियस माइंड से कनेक्शन कट जाता है। उस समय उसकी इमोशनल बॉडी बहुत डेवलप होती है। इसीलिए टीनेज में आते ही बच्चे बहुत गुस्सा करते हैं, बहुत बैक आंसर करते हैं, पेरेंट्स समझ नहीं पाते हैं। हमने 7 साल की उनको प्रोग्रामिंग कर दी, उसके बाद जब उनकी इमोशनल बॉडी बन रही है तो वो वही पैटर्न को फॉलो करते करते आगे बढ़ता है। तो हम 4 वेव्स की बात कर रहे हैं। एक है बीटा, अल्फा, थीटा और डेल्टा। बीटा जब हम जागते हैं, जब हम खुली आंखों से संसार को देख रहे हैं। अल्फा जब हम शांत होके बैठते हैं, अपने हाथों को क्रॉस कर लेते हैं, पैरों को क्रॉस कर लेते हैं और आंखों को बंद करके, मतलब अपनी 5 सेंसेस को जब हम क्लोज कर देते हैं, बाहर की दुनिया को हम छोड़ देते हैं आंखों को बंद करके, उस समय हम अल्फा स्टेट में रहते हैं। वहां पर हमारे विचार कम होने शुरू हो जाते हैं। पर अभी भी हमारी मंजिल ये नहीं है कॉन्शियस माइंड, हमारी मंजिल है मेडिटेशन के थ्रू सब कॉन्शियस माइंड में जाने की। वहां हमको रिप्रोग्रामिंग करनी है। तो जैसे जैसे आप मेडिटेशन करते जाएंगे, आप धीरे धीरे थीटा स्टेट में पहुंचते हैं। थीटा स्टेट वो होता है जब आपका गहरा ध्यान लगता है, आपका लॉजिकल माइंड पूरी तरीके से ड्रॉप हो जाता है। आपको कई बार ऐसा लगता होगा ना थोड़ी देर के लिए कि कुछ सोचने की शक्ति ही नहीं रह गई, क्योंकि मुझे कई बार ऐसा लगता था शुरू में कि मैं कुछ सोच भी नहीं पा रही थी मैं उस समय, उस पीरियड में। तो वो थीटा स्टेट रहती है। ये बहुत ही हीलिंग यहाँ पर थीटा स्टेट में रहती है, क्योंकि यहाँ पर नो माइंड स्टेट है। और अगर हम अपने ध्यान को और गहरा करते जाएंगे और ज्यादा देर तक के बैठते जाएंगे तो हमारा ध्यान और गहरा लगते जाएगा और तब हम जाएंगे डेल्टा स्टेट में। डेल्टा स्टेट वो होती है जो ऑलमोस्ट ड्रीमलेस स्लीप के समान, मतलब जहां पर ऐसी नींद जहां पे सपने नहीं हो, गहरी,
और ये सुपर हीलिंग की स्टेट होती है डेल्टा स्टेट। और हम इस समय सबसे ज्यादा हीलिंग करते हैं जब हम गहरी ध्यान की अवस्था में रहते हैं। यहाँ पर होता है नो माइंड स्टेट, यहाँ पे होता है जब आप खुद ही गायब हो जाते हो, जिसको हम ट्रांस कहते हैं। कई लोग कहते हैं ना कि मैं मैडम थोड़ी देर के लिए चला गया था कहीं, फिर उसके बाद मुझे मालूम नहीं है मैं कहाँ चला गया था। वो हम डेल्टा स्टेट में आते हैं। पर आप महसूस करना कि आप मेडिटेशन में कई बार थोड़ी देर के लिए थीटा स्टेट में आते हैं, फिर अल्फा में आते हैं, थोड़े थोड़े विचार आने शुरू होते हैं, फिर थीटा में जाते हैं। ये हम जंप करते रहते हैं मेडिटेशन में भी। पर जब हम डेल्टा स्टेट में बहुत देर तक के रहते हैं तब हम सुपर कॉन्शियस माइंड से अटैच होते हैं, जिसको कॉस्मिक माइंड भी कहा जाता है, जिसको क्रिएशन, जिसको मैट्रिक्स, जिसको गॉड, जो भी आपको ब्रह्म, वो पहुंच जाते हैं वहां पर। तो हमारा मकसद है हम डेल्टा में ज्यादा से ज्यादा टाइम रहें, वो वेव्स, ब्रेन वेव्स हमारी डेल्टा की रहे। हम दिन में 2 बार ये फ्लिप करते हैं। जैसे आप सवेरे उठते हैं तो आप रात को जब नींद में सोते हैं तब आप डेल्टा स्टेट में सोए हुए हैं, पर आप जंप मार के उठते हैं सीधा बीटा में, सवेरे उठते हैं। फिर पूरा दिन भर काम करने के बाद जब आप रात को जाते हैं तो फिर बीटा स्टेट से आप डेल्टा स्टेट में जाते हैं। ये 2 टाइम हम फ्लिप हमको करना ही पड़ता है, बीटा से डेल्टा, डेल्टा से बीटा। पर आप याद करिए, जब आप सुबेरे के टाइम में कभी मेडिटेशन में बैठते हैं तो आप हमेशा कहते हैं कि मैडम सुबेरे का मेडिटेशन बहुत अच्छा लगा। आप लोग सभी लोगों को ये अनुभव हुआ होगा, मैं खुद भी बहुत बार अनुभव करी हूँ कि 5, साढ़े 5 बजे या 6 बजे या 7 बजे जो भी उठो, उठते साथ ही जब मेडिटेशन करते हैं हम तो बहुत गहरा लगता है। ये आप देख के आप समझ रहे होंगे कि तब हम डेल्टा से रहते हैं और हम यहाँ वापस जाते हैं थीटा, अल्फा, और यहाँ पर फिर जैसे हम जागते हैं बीटा स्टेट में पहुंचते हैं। इस समय जब बीटा स्टेट में आप पहुंचे हैं और तुरंत मेडिटेशन करने बैठते हैं तो आप तुरंत अल्फा में पहुंच जाते हैं, तुरंत थीटा में पहुंच जाते हैं। मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे मेरी बात को कि जब हम सवेरे उठते हैं तब हमारे पास कोई टेंशन, कोई चीज नहीं रहती है। हम बीटा स्टेट के लो बीटा स्टेट में रहते हैं और तुरंत हम चले जाते हैं थीटा में। आगे में से और आपको समझ में आएगा। ये देखिए, ये बीटा स्टेट, हमारी बीटा वेव्स ये हैं हमारी ब्रेन की। ये हमारी अल्फा है। जब हम मेडिटेशन में बैठना शुरू करते हैं हमारे विचार धीरे धीरे कम होते हैं। गाइडेड मेडिटेशन करते हो तो और आपके विचार धीरे धीरे कम होते जाते हैं, और उसके बाद तो आपको आवाज भी नहीं आती कि कौन गाइड कर रहा है। कुछ बोला जा रहा है, आपकी इंद्रियां बस आपको इतना ही बताती हैं, पर क्या बोला जा रहा है आप नहीं सुन पाते। ये होती है हमारी थीटा स्टेट। और आवाज भी जब आनी बंद हो जाती है तब चले जाते हैं आप डेल्टा स्टेट में, डीप मेडिटेशन में। ये हमारी है। हम बीटा स्टेट में तो रहते हैं। बीटा स्टेट में भी 3 हैं, एक हाई बीटा, एक मिड बीटा, एक लो बीटा। जब हम कह रहे थे फाइट और फ्लाइट मोड, जब कोई गुस्सा आ जाए, जब कोई खतरा लगे, या कोई, अगर आपको मैं बोलूंगी कि खतरा शेर का मैंने आपको एग्जांपल दिया तो आप ये मत समझना क्योंकि हमारी जिंदगी में शेर नहीं आने वाला है ना। हम तो बहुत ही सिविलाइज्ड शहरों में रह रहे हैं, हमारे पास नहीं आने वाला। हम उसको एक, फिर मैं बोलूंगी तो शायद आप लोग बोलोगे, एक समझ लीजिए आपका, आपकी मदर इन लॉ है या आपके कोई रिलेटिव है जो आपको, आपसे नाराज रहते हैं और आप भी उनसे बहुत नफरत करती हैं। जैसे वो आपके सामने आता है तो आप तुरंत उस फ्लाइट और फ्लाइट मोड में पहुंच जाती है, मतलब हाई बीटा स्टेट में पहुंच जाते हैं आप। बीटा के भी 3 हैं, हाई बीटा, मिड बीटा और लो बीटा। तो अगर आपकी मदर इन लॉ या फादर इन लॉ आपके सामने आए तो आपके पास वही स्ट्रेस वाली सेल्स हो जाती हैं। और यदि आप ये कहें कि आपके सामने वो आया भी नहीं इंसान, पर आपने किसी के बारे में सोचा जिससे आप डरते हैं या जिससे आप बहुत नफरत करते हैं, सिर्फ एक थॉट आपको हाई बीटा में पहुंचा देता है। और जब आदमी बहुत देर तक के हाई बीटा स्टेट में रहता है तब एंजाइटी या डिप्रेशन मोड की तरफ जाते हैं। आप लोग देखते होंगे कि कई लोग ड्रिंक्स करते हैं, स्मोक करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि वो हाई बीटा में रहते हैं। तब उनको लगता है कि हम स्मोक करेंगे या थोड़ा ड्रिंक करेंगे तो कम से कम एटलीस्ट लो बीटा में तो पहुंचेंगे।
तो वो उसका सहारा लेके कम से कम थोड़ा रिलैक्स होने के लिए ये स्मोक वगैरह का सहारा लेते हैं। पर ये चीजें सही नहीं हैं, वो आप भी जानते हैं। तो हमारा जो कहने का मतलब था कि जब आप सवेरे उठते हैं लो बीटा में, उसके बाद अगर तुरंत आप मेडिटेशन में बैठते हैं तो आप तुरंत यहाँ पे ड्रॉप होने शुरू हो जाते हैं। आपको दिख रहा है मेरा कर्सर कैसे जा रहा है? तब आपका बहुत जल्दी मेडिटेशन लगता है। ये हमारी मेडिटेशन के समय की देखिए बीटा वेव्स हैं। जैसे जैसे हम मेडिटेशन करते जाते हैं हमारी वेव्स कितनी शांत, वेव्स का मतलब है कितने थॉट्स पर सेकंड आते हैं, हर्ट्स में है इसकी फ्रीक्वेंसी। हम इतना डीप में नॉलेज नहीं इकट्ठा करेंगे। तो हमारी शांत होते जाती हैं। ये हमारी डेल्टा स्टेज है और ये आखिरी में है गामा स्टेट। इसमें बहुत अच्छे से दिखाया गया, ये देखिए। पहले बीटा जो हम जगते हैं, हम मेडिटेशन करने बैठे, गहरा मेडिटेशन लगा, यहाँ पे हमको ट्रांस मिल गया। ये गामा स्टेट बहुत कम लोगों को मिलती है। ये वो स्टेट होती है जब इंसान मिस्टिकल एक्सपीरियंस करता है। जैसे हमारे सेशन में प्रिया जी हैं और आर्चीज हैं जो खिमची के बेटे हैं, जिनको बहुत ही बियॉन्ड अर्थ के उनको एक्सपीरियंस होता है, तो वो गामा स्टेट में जाते हैं। ये सर्वाधिक हीलिंग सेंटर होता है। पर हम अगर नहीं जा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमको हीलिंग नहीं मिल रही है। हम डेल्टा में भी अपनी हीलिंग कर सकते हैं। और इमोशन के बारे में आपको रागिनी जी ने बहुत अच्छे से समझाया था, ये वाला चार्ट देके, कि हमारे ऐसे ऐसे इमोशन इतनी इतनी फ्रीक्वेंसी के हैं। अभी हम पूरी फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं। ये आप लोग को याद होगा कि उन्होंने बहुत अच्छे से बताया था कि हम कैसे पीस, जॉय, लव को हम महसूस करते जाएं तो हमारे फ्रीक्वेंसी हमारी बढ़ते जाती है। ये वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है जिसमें आपको कॉन्शियसनेस की स्केल बताई गई है। देखिए सफरिंग आपको कहाँ कहाँ पे होता है। जब आप बहुत दुख महसूस करते हैं, जब आप बहुत उदासीन, या मैंने कहा ना आपको लगेगा कि मेरे को जीवन में जीने का मतलब नहीं है, और गिल्ट, शेम, इन सबसे इस टाइम में सफरिंग वाले में हमारी सेल सबसे ज्यादा डैमेज होती हैं। उससे कम डैमेज होती हैं जब हम स्ट्रगल करते हैं, गुस्सा करते हैं, कोई इच्छा करते हैं, प्राइड करते हैं, जो भी है। उसके बाद जब हम अपने आप को बदलने का साहस करेंगे, कुछ न्यू, कुछ नया लर्न करके हम अपने आप को करेंगे, अपने को करेज, साहस करेंगे, तब हम एम्पावर होते जाएंगे। और ये जितना भी है विलिंगनेस, इच्छा, मतलब बदलने की इच्छा शक्ति, स्वीकार, तर्क शक्ति, विवेक शक्ति, लव, जॉय, इसके द्वारा हम अपने फ्रीक्वेंसी को बढ़ा भी सकते हैं। तो इसके ब्रेन वेव्स के ऊपर एक बहुत ही अच्छा अमेरिका में रिसर्च हुआ था। आज मेरी एसी काम नहीं कर रही है। उन्होंने रिसर्च किया कि अल्फा वेव्स लाएं क्यों, अल्फा वेव्स को लाएं कैसे। तो काफी साइंटिस्ट लोग के सर पे उन्होंने इलेक्ट्रोड्स लगा दिए और सभी साइंटिस्ट लोग को बैठा दिया। ब्रेन को नापने की मशीन होती है ना, आप लोगों को मालूम है, EEG करके कुछ बोलते हैं। सभी साइंटिस्ट लोगों को खूब अच्छी धूप अगरबत्ती से सुगंधित कमरे में बैठाया गया ताकि उनकी अल्फा वेव्स उनके ब्रेन से एमिट हो। बिल्कुल भी नहीं हुई, चाहे कितना भी आप लुभान जला लीजिए, कितनी भी अगरबत्ती जला लीजिए, बिल्कुल भी नहीं हुआ। फिर उनको बहुत अच्छे से बॉडी को मसाज किया गया, उनकी बॉडी को रिलैक्स कर दिया गया, बिल्कुल शरीर शिथिल, एकदम शिथिल, तब भी अल्फा वेव्स नहीं बनी। फिर कहा गया कि आप चैंटिंग करो, चैंटिंग, कोई भी मंत्र, राम बोलिए, गायत्री मंत्र बोलिए, महामृत्युंजय जाप बोलिए, तब भी मशीन बीटा वेव्स ही दिखा रही थी। फिर कहा कि चलो ठीक है, शायद चैंट आपको फर्क नहीं कर रहे हैं, तो आप पॉजिटिव एफर्मेशन बोलिए, आई एम हेल्दी, आई एम गुड, आई एम पीसफुल, जो भी आपको बोलना है। बहुत बात बुलाया गया, तब भी ब्रेन वेव्स बीटा वेव्स ही दिखा रही थी। आखिर में एक साइंटिस्ट बहुत थक गया और वो एकदम गिव अप कर दिया कि अब मुझे कुछ नहीं करना, बस अब कुछ भी मत करो। इतनी सब चीजें कर लेने के बाद अगर अल्फा वेव्स नहीं बन रही हैं तो जस्ट लिव इट, गिव अप। और वो चुपचाप बैठ गया और तुरंत उसकी मशीन में अल्फा वेव्स आने लग गई। जब हम कोई भी क्रिया, मतलब कोई भी कर्म करने के लिए, कोशिश करने के लिए सब चीजें जब छोड़ देते हैं,
बिल्कुल अपनी स्वभाव में आ जाते हैं, अक्रिया जिसको हम ध्यान कहते हैं, वहां पे पहुंच जाते हैं, कुछ भी नहीं, एक पॉजिटिव एफर्मेशन भी नहीं, तब आप चले जाते हैं अल्फा में, तुरंत उसकी अल्फा वेव्स आने लग गई। ये आप कहेंगे कि ये अल्फा बीटा हमको क्यों बता रही है नीता मैम? ठीक है, हम मेडिटेशन तो कर रहे हैं ना, हमको मेडिटेशन करना है और हम कर भी रहे हैं। सिर्फ मेरा ये बताने का उद्देश्य है कि आपका फेथ मेडिटेशन में बढ़े और आप ज्यादा से ज्यादा देर एक साथ बैठिए। देखिए, जब आप मेडिटेशन में बैठते हैं तो थोड़ी देर के लिए आप निर्विचार के लिए होते हैं और फिर विचार आते हैं। वही आप अल्फा थीटा में जंप मारते रहते हैं, मेरे साथ भी होता था शुरू में बहुत। पर जब आप काफी देर तक के, जैसे आपको 1 घंटा बैठने की आदत है, उसको ज्यादा देर करिए, 1.5 घंटा करिए, तब आप उस डेल्टा स्टेट में पहुंचेंगे। और वहां तक कि क्यों करना है? देखिए, अगर आपको कुछ भी पाना है, चाहे आपकी हेल्थ हो, चाहे एबंडेंस हो, चाहे आपको और कोई जॉब चाहिए या कुछ पैसे चाहिए, जो भी चीज चाहिए, आपको कुछ क्रिएट करना है, तो आपको हम कहते हैं कि चलिए एफर्मेशन करिए। तो आप समझ लीजिए ये सब कॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड हमारा अलग हो चुका है। सिर्फ बच्चे में 7 साल की उम्र तक के कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड जुड़ा हुआ है। हमारा हाई क्या बोलते हैं कि बिल्कुल अलग हो चुका है। तो आप कॉन्शियस माइंड से यहाँ पे एफर्मेशन बोल भी रहे हैं, तो सब कॉन्शियस माइंड थोड़ा सुनेगा, थोड़ा नहीं सुनेगा, तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं मिलेंगे। पर अगर आप उस गहरी ध्यान की अवस्था में चले जाएंगे, जो हम डेल्टा स्टेज कर रहे हैं, जो मैंने अभी गाइडेड मेडिटेशन में कहा कि आप जब नो माइंड से आप खुद भी डिसअपियर हो जाते हैं, ट्रांस की अवस्था में पहुंच जाते हैं, तब आप सुपर कॉन्शियस माइंड से जुड़ जाते हैं। सुपर कॉन्शियस माइंड अर्थात ब्रह्म, अर्थात क्रिएशन। तो उस समय अगर आप एफर्मेशन नहीं भी बोले, आप अपनी इच्छा नहीं भी बोले, तो आपके लॉजिकल माइंड में वो इच्छा है। जैसे अगर मान लो मुझे हेल्थ चाहिए, तो अगर मैं ट्रांस में भी चली जाऊंगी तो मेरे कॉन्शियस माइंड में वो चीज तो है ही ना कि मुझे हेल्थ चाहिए। तो जब मैं सुपर कॉन्शियस माइंड से जुड़ूंगी तो वहां से वो एक एनर्जी लेके आऊंगी जो मेरी हेल्थ को ठीक करेगा। वहां पे मैं क्रिएशन करूंगी, क्रिएशन मेरी होगी डेल्टा स्टेट में। इसीलिए हम कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा देर बैठो। आप लोगों के साथ क्या होता है, आप लोग एक जूम सेशन अटेंड कर रहे हो, उसके तुरंत 1 घंटा अपना खाना वाना बनाया, फिर तुरंत जूम सेशन अटेंड कर रहे हैं। ज्ञान लेना बहुत जरूरी है, मैं कभी भी नहीं मना करूंगी कि आप ज्ञान मत लीजिए, पर अपना जो इंडिविजुअल टाइम है आपका मेडिटेशन का, उसको आप बढ़ाते जाइए। मैं भी पहले यही वेव्स में थीटा अल्फा में घूमते रहती थी, पर अब ऐसा हो गया है कि शायद कभी कभी मैं भी डिस्टर्ब होती हूँ तो नहीं पहुंच पाती हूँ, पर अब थोड़ी देर में ही हम डेल्टा स्टेज में पहुंच जाते हैं। जब यहाँ पे मैं किसी स्पीकर आते हैं और मुझे मेडिटेशन की म्यूजिक चलानी रहती है, तो मैं अपना वीडियो ऑफ करके रखती हूँ ताकि मैं थोड़ी देर बैठ के मैं उठ जाऊं। अगर मैं ट्रांस में चली गई तो फिर मुझे म्यूजिक नहीं सुनाई देगा, आप लोग मुझे फोन करते रहेंगे तब भी मुझे पता नहीं चलेगा, मैं ट्रांस में रहूंगी। ये होता है आपकी प्रैक्टिस से। और आप सिर्फ क्रिएशन के लिए ही नहीं करिए, आप अपने कहते हैं ना, ये ब्रेन वेव्स के बारे में और एक चीज बताना मैं भूल गई कि जैसे जैसे आप मेडिटेशन करते जाएंगे, आपकी वेव्स हमेशा शांत अच्छी बीटा की लो फ्रीक्वेंसी में जब रहेगी, और जब आप मेडिटेशन भी करते रहेंगे तो आपके चक्रा बैलेंस होते हैं, ये आप भी जानते हैं। नीचे के जो 3 चक्रा जब हमारे मेन बैलेंस हो जाते हैं, जो हमारा सर्वाइवल चक्रा है हमारे, वो जब बैलेंस हो जाते हैं, तब हमारे हायर चक्रा मतलब अनाहत, विशुद्धि, अजना और सहस्त्रार जब हमारे एक्टिव होने शुरू हो जाते हैं, तब आपके क्रिएटिव इमोशन पैदा होते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि बुद्धा ने कहा है कि गुस्सा आपका क्षमा में बदल जाएगा। कोई देवता आके पंख लगा के आपके गुस्सा को क्षमा में नहीं बदलेगा। आपके ही चक्रा, जो गुस्सा आपका फियर है, जो भी आपका इमोशनल स्वादिष्ठान चक्रा का जो इमोशन है आपका, वो जो बैलेंस होएगा और आपके हायर चक्रा जब खुलते जाएंगे, एक्टिव होते जाएंगे, तो आपके क्रिएटिव इमोशन अपने आप एक्टिव होते जाएंगे। आप में लव, ग्रैटिट्यूड, कंपैशन स्वतः होगा।
अपने आप होगा, आपको ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। तो एक मेडिटेशन से फायदा है कि जो चीज आप पाना चाहते हैं आप पा सकते हैं, और दूसरा जो आपके लोअर इमोशन है वो आपके चले जाएंगे, आपके हायर इमोशन अपने पास आएंगे। मैं पहले भी लोगों की मदद करती थी, मैं पहले भी लोगों को प्यार करती थी, परंतु पहले की नीता और अभी की नीता में जमीन आसमान का फर्क है। मैंने कोई अपने लव के इंजेक्शन को अपने बॉडी में नहीं डाला है, सिर्फ मेडिटेशन। जब आप ट्रांस में जाते हैं, जब आप सुपर कॉन्शियस माइंड से जुड़ते हैं, तब आपके हायर इमोशंस खुद ही क्रिएट होते हैं। या ये भी कह सकते हैं कि हमारे मास्टर्स हमको हेल्प करते हैं हमारी ग्रोथ, हमारे इवोल्यूशन के लिए। तो जो भी होता है, आप लोगों को मेरे ख्याल से काफी कुछ समझ में आ गया होगा। और रामपा जी के मैं एक बात बताना चाहूंगी। रामपा जी ने 19 और 20 चैप्टर जिसके पास भी है वो एक बार पढ़ लीजिएगा आप। तो अभी जो मैं आप लोगों को वीडियो दिखाऊंगी 15 मिनट्स का, वो ब्रूस लिप्टन का है। उन्होंने कहा है कि सब कॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्रामिंग करना है। वो रीप्रोग्रामिंग, वो भी मेडिटेशन करते हैं, ब्रूस लिप्टन भी करते हैं, परंतु वहां पे वो रीप्रोग्रामिंग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पूरी दुनिया को तो आप मेडिटेशन वर्ड नहीं बोल सकते, वो नहीं समझेंगे। रीप्रोग्रामिंग का मतलब होता है रिपीटेशन, एक ही चीज को बोलते जाओ जो अपन बोल रहे हैं। रामपा जी ने भी वही कहा है कि जब आप बहुत गहरी तन्मय अवस्था या ट्रांस की अवस्था में पहुंचते हैं, तब आप जो भी बोलेंगे आपका सब कॉन्शियस माइंड सब कुछ अपने पास रख लेगा और वो उसके हिसाब से मैटर बनाना शुरू करेगा। हमारे इमोशन एनर्जी है और एनर्जी मैटर में ट्रांसफर होती है, ट्रांसफॉर्म होती है। तो उन्होंने कहा है रिपीटेशन, जो मैं भी आपको वीडियो दिखाऊंगी उसमें रिपीटेशन बोल रहा है। रामपा जी ने भी कहा कि जब आप गहरे ट्रांस में चले जाएं, तो जैसे मान लो मुझे हेल्थ के लिए करना है, तो आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, इतनी जल्दी जल्दी आपको बोलना है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आके आपको ये न टोके। जैसे मान लो मैं बोल रही हूँ तो मैं कहूँ बोले नीता तुम काहे का हेल्दी हो यार, नहीं हो तुम हेल्दी, बोलने का मौका ही नहीं देना है उसको, इतनी जल्दी जल्दी बोलना है, रिपीट करना है। तो आज जो एफर्मेशन सबसे ज्यादा हो रहा है वो इसी के लिए हो रहा है कि हम अपनी सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग करें। पर मैं आपको कहूंगी ठीक है आप बिल्कुल करिए, एफर्मेशन करिए, और साथ ही साथ जैसे आपको किसी टाइम में गुस्सा आता है, जैसे कई लोग शॉर्ट टेम्पर होते हैं, तो मैंने कुछ वीडियोस देखे थे उसमें बताया गया था और मुझे समझ में भी आया क्योंकि मैंने उसको अप्लाई भी किया 4-5 दिन पहले, जब मुझे गुस्सा आ रहा था कि मैं बहुत पीसफुल हूँ, मैं बहुत पीस में हूँ, मैं एकदम शांत शांत शांत, एकदम शांत 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 शांत, बस शांति 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 बोलते जाओ बोलते जाओ। 10 मिनट के बाद आपकी जो हाई बीटा वेव्स है वो लो बीटा वेव्स में बदल जाएगी। यही रामपा जी ने भी कहा कि आप गहरी सांसें लो और शांति शांति का जाप करो। ये रिपीटिशन है, ये मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, ये आप अपने को अप्लाई करिए। मेडिटेशन आपको करना है, पर अपने उसके साथ साथ आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड की थोड़ी सी प्रोग्रामिंग ही करनी है, क्योंकि पता नहीं कब आपकी ट्रांस अवस्था आएगी, कब आपका एंगर फॉरगिवनेस में बदलेगा, वो हमें नहीं मालूम। पर रोज हमको मेहनत करनी है। तो जब भी आपको गुस्सा आने वाला है, आप बहुत गुस्सैल हैं, तो आप अगर ये एफर्मेशन बोलते जाएंगे तो पुराना पैटर्न टूटते जाएगा। और ये यूनिवर्सल लॉ है कि यदि आप कोई चीज को यूज नहीं करते हैं तो वो चीज लुप्त हो जाती है। अगर आप गुस्सैल हैं और 15 दिन तक के आपने कंट्रोल कर लिया, तो आपका वो पैटर्न टूटता जाएगा और आपका नया पैटर्न बनते जाएगा। कहा जाता है कि 40 दिन मेडिटेशन करने के बाद कभी भी कोई मेडिटेशन नहीं छोड़ सकता। 40 दिन क्यों बोलते हैं? जस्सी मैम ने बहुत अच्छे से बताया था, मैं आपको सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूंगी। 40 दिन में हम अपनी सेल्स को रीप्रोग्रामिंग कर लेते हैं एक न्यू हैबिट के लिए। कोई भी बुरी आदत को छोड़ने के लिए 40 दिन नहीं तो कम से कम 21 दिन लगता है पुरानी हैबिट को छोड़ने के लिए, पर नई हैबिट को डेवलप करने के लिए 40 दिन लगते हैं। तो रीप्रोग्रामिंग आपको करते जाना है, एफर्मेशन बोलते जाना है। अगर किसी से आपको नफरत है तो आप कम से कम उसका कोई भी थॉट आ रहा है तो आप जो ये एफर्मेशन है, प्यारे प्यारे, आई एम पीसफुल, मैं सबको प्यार करती हूँ, मैं बहुत प्यार बांटती हूँ, जो भी आपको एफर्मेशन इतने सारे हम शेयर करते हैं, वो यूज करके अपने इमोशन को तुरंत शिफ्ट कर सकते हैं गलत चीज से अच्छी चीज के लिए। और मेडिटेशन के द्वारा तो आपकी ब्रेन वेव्स खुद ही आपके लिए हर चीज क्रिएट कर देंगी। तो मैं एक वीडियो दिखा रही हूँ, सॉरी फ्रेंड्स वो इंग्लिश में है,
मैं आपको हिंदी में नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि ऐसे वो 15 मिनट का है, पर मैं चाह रही हूँ टाइम हो रहा है तो मैं कितनी देर का दिखाऊं। माही तुम बताना, मैं 9 मिनट दिखाना चाह रही हूँ। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? 9 मिनट? उसमें हनीमून इफेक्ट भी है, बता दूं। तो 15 मिनट का दिखाओ ना। अच्छा फिर ठीक है, हटा दो फिर। हाँ। You get a chance to go to heaven, which is what? Heaven is we've been programmed with a belief that if you have a good life and you die, you get a chance to go to heaven, which is what? Heaven is anybody's individual thing. I talk to you, you give me your definition of heaven, you listen to my definition, you listen to somebody else, they're all different. We all have creative vision. So heaven is a creative place. And I go, so what's relevant? I go, once I started to understand this stuff, first of all, I never believed in spirituality, but the science revealed using quantum physics and epigenetics that we are a field, an energy field playing through this body. What I learned through this is, first of all, there's no such thing as death of who we are. There's death of the body, but the body is like a virtual reality soup that an energy field that is different for each one of us is operating in this body. My self receptors on my cells, which distinguish me as being different from you, respond to a different environmental signal than your self receptor. So each of us is receiving like a broadcast that is running this biology. Consciousness is running the biology. Consciousness isn't physical, it's an energy. And I go, why is it relevant? Because the answer was this: the belief that if you do really well and you persevere, and when you die, you're going to go to this place called heaven. And I go, consider this, that we were born into heaven, that we came here to create. That's what we're doing. We're creating. And I say, when we're creating it right, heaven on earth is here. When we're creating it wrong, struggle is here. And all of a sudden I say, oh my God, don't wait till you die that you're going to go to heaven. This is it. This is where you came to create. What do you want to create? Love? Coronavirus? You can create a damn thing you want. This is creation place. But if you don't know that your creations are being controlled, then we become a victim of a world out of control. And yet we were the creators. We gave in to other people's beliefs. And then we now are creating not with our wishes and desires, we're creating with the program. Where's the program taking us right now? And the answer is fear, shutdown, loss of community, breakdown of the system. I go, we can learn or not. That's it. And this is a learning moment. Take your power back. You are beyond, power-wise, beyond any virus that ever existed. You are very powerful. Every human, and this is a fact, every human first 7 years is download a hypnosis. The brain of a child under 7 is in a lower vibrational frequency. When you put wires on a person's head, you read electroencephalograph, reading brain activity. A child below 7 has a lower vibration than consciousness. It's called theta. Theta is imagination. Oh, that's how kids play a tea party with mud pies, but to them it's a real thing. A kid rides a broom, it's a horse. That's theta, imagination. Theta is also hypnosis. And the idea is this: before you can become conscious, if you don't have any programs, what are you going to be conscious of? So nature makes the first 7 years. What kind of programs are required to live on this planet? I say, how do you get them? Theta is hypnosis. You just watch. You watch your parents, you watch your siblings and your community, because you have to learn how many 100,000 rules. Think about it. Just to be a functional member of a family and a functional member of a community, there are rules. Teach an infant these rules. I say, oh, you don't have to. First 7 years, they observe it and just download it. Look, this is not new. I mean, there's the famous book, Rich Dad, Poor Dad.
and basically said you come from a poor family and you could struggle your whole life and try to get rich, but you're not going to make it. And if you come from a rich family, you could be stupid your whole life and make it. Not because it was thinking, but it was unconscious behavior that was downloaded from rich families into kids, which is unconscious. So they're making the right moves unconsciously. If they engage their conscious mind, then they look stupid, but it's unconscious. And that's the same thing with poor people. Poor people have beliefs from the family. Oh, you can't make it, life's a struggle, things are hard, who do you think you are? And if that's the program you get, then 95% of the day you will sabotage yourself. And that's why poor people stay poor and rich people stay rich, because the programming. 95% of our life, this is a fact, comes from those programs in the subconscious. Every day, only about 5% of their life are you using conscious, which is creative. 5%. So your life is being lived, even though you think you're living your life. Exactly, and you don't see it because it's called subconscious, below conscious. And the Jesuits, for 400 years, they were boasting. People didn't understand. They say, give me a child until it's 7 and I will show you the man. They've been saying that for 400 years because they knew 7 years was the program period. And 95% of your life after that will be whatever that program is. Your life is a printout of your subconscious behavior. Oh, so you don't have to try and think about what happened. I just say, look at your life. The things you like that come into your life come in because you have a program that supports them. But anything you struggle with, work hard at, put a lot of effort into making it happen, why you're working so hard, inevitably you have a program that doesn't support that conclusion and you're trying to override the program. So you don't need to do a lot of shrink and psychology stuff. You just look at your life and say, where am I struggling? Because wherever you're struggling, inevitably it's a program in your subconscious that does not support that destination you've been looking for. The conscious mind is creative and can learn in any number of ways. Read a self-help book, go to a lecture, listen to this program, and conscious mind's going to get some awareness. And I go, yeah, but subconscious mind doesn't learn that way. I go, right, it doesn't. Subconscious mind learns in 2 fundamental ways naturally. Hypnosis, which is the first 7 years. And after age 7, how do you put new programs in? Repetition, practice. You want to drive a car, you didn't learn how by just getting in the seat and put the key in. You had to practice driving the car. You want to learn the alphabet. How many times did you go from A to Z? Try to go to A to Z before you can complete it. Once you completed it, you didn't have to go back and do it again. So 2 phases. You want to train the subconscious mind, hypnosis, repetition. I like the last one because there's a new phrase that's bandied about called fake it till you make it. Meaning, if you're not a happy person, I say, you want to be a happy person? Then repeat all the time, I'm happy, I'm happy. I say, well, you don't look happy or anything. I say, no, who am I talking to? By repetition, I'm talking to subconscious. Okay. If subconscious gets, I am happy, and 95% of your life comes from that subconscious, there will be a point once the subconscious got, I am happy, you don't have to say it again. Okay. It'll be automatic. And that's why we see people do affirmations and gratitude journals and stuff, because if you do that daily... It's repetitive. That's the secret part. Putting a sticky note on the refrigerator is more like a suggestion, but it's not a repetition. So it doesn't work very well. But you have to do... Repetition is a habit. It's making habit. So you got to do something religiously in a sense of repeating it to make it work. If you don't like the program, you don't like the way it's turning out, well, then you can reprogram it. And you could get the things you want. The movie The Matrix is not science fiction. It's a documentary. This is the whole story of The Matrix. Matrix, you've been programmed? Oh, we're going to take a red pill and get out of the program, okay? Falling in love is the equivalent of taking the red pill biologically. Scientists have studied what is called mind wandering. I said, what is mind wandering? I said, well, your conscious mind could be focused on a task, or your conscious mind could go off into think about things, okay? And the relevance about that is when the conscious mind is staying in the front, you're in absolute control, wishes, desires, what you want, conscious mind, creative, you're in control. But the moment your conscious mind takes off into a thought or starts thinking or whatever going on, it lets go of the wheel, the autopilot takes over, okay? So the idea is this: if your mind is wandering, then you're being run by the subconscious. And it turns out this is very negative. When your mind is straightforward in consciousness, you're controlling the vehicle. So I say,
falling in love has been demonstrated biologically to be equivalent to the red pill because what it does is it keeps you, what do they call, mindful, keeps you conscious. Look, you've been looking for this partner your whole life. They're now in front of your face. This is not the time to go thinking about things. It's time to be, oh, look what I got right here in front of me. And I say, well, think about it this way. Your life could suck every day, every day, every day, every day. And then you meet this person, and 24 hours later, it's heaven on earth. 24 hours later, oh my God, I'm so in love, you know. Even the job's not so bad anymore, and the food tastes great, and the music is so much better, and love, and love, and love. I go, what the heck happened? You had all of this negative, and then in 24 hours, you have this heaven on earth. And the answer was, it was taking the red pill. That's what falling in love is. At that moment, you stop playing the program. Now you're operating from conscious mind, which is creative, which by definition is wishes and desires. What the heck do you want from your life? If you answer that question, it's a creative answer, and by definition, it's conscious. So your wishes and desires are in your conscious mind. In a normal person's life, 5% of the day, you're moving toward that. 95% you're playing the program. You fall in love, 100, it was actually 90%, I think is the number, 90% from conscious mind. 90% of the day you are now operating from creative wishes and desires. I go, look, I said your life sucked all the way up, and then 24 hours of operating on wishes and desires and not playing the program turned earth into heaven for you at that moment. And then you go, well, how come the honeymoon doesn't last? I go, because inevitably you still have to think about things, your job, your chores, your requirements, what you have to do. And at some point, once you start thinking, then the conscious mind is shut off. And guess what shows up? All those behaviors in the subconscious mind that were negative, 70%. And your partner, remember, your partner and you fall in love same time, both of you operating from conscious mind with wishes and desires. And all of a sudden, you start thinking, and then this behavior shows up that was your mother, your father, whatever thing you learned, and your partner is like, where the hell did that come from? Who are you? Is a response. It's like, where did that come from? We've been in this honeymoon. I've never seen that behavior. If you would have played that behavior on the first date, maybe we wouldn't have a second date, but now it shows up. And I say, why did it show up? Because I stopped being mindful. Okay. So how do you teach people to keep the honeymoon alive? Is to change the subconscious program. and it's simple for reasoning is simple. Conscious mind, wishes and desires. Subconscious mind, program. Well, what if you took the wishes and desires and made those programs? Then guess what? You don't even have to think about it. You will automatically, 95% of the day, be playing behaviors to manifest those wishes and desires. Okay. So reprogramming the subconscious with wishes and desires means you don't even have to think about it. So when you fall in love, the cocktail of chemicals coming out of your brain are things that enhance your vitality, your life, make you healthier, happier, and joy. I go, the same person, if they open their eyes and see something that scares them, none of those love chemicals are going to come out of the brain. At that moment, stress hormones and inflammatory agents are going to be released by the brain. All of a sudden I say, well, then you change the chemical composition of the culture medium. I go, yeah. Result? The composition of the culture medium controls the fate of the cells. The composition of your blood controls the fate of your cells. The composition of your blood based on the picture in your mind. Change the picture, you change the chemistry. Almost everybody has the same wishes and desires. To be in love, to be happy, to be healthy, to be peaceful. That's a standard wish and desire of everybody. And if we all lived with those wishes and desires, this planet would change overnight. We would have harmony. We would have peace. We would have nature, community, environment. But until we change those subconscious programs, then we become victims of the program and not creators of our life. And when this is understood, then people could say, wait, I have a choice. I say, you do. You can play the programs you're playing, or you can rewrite those programs and take power back. And that's our destination. Hi, I'm Bruce Lipton, author of the best-selling books, The Biology of Belief, Spontaneous Evolution, and The Honeymoon Effect. You know that... फ्रेंड्स, अच्छा लगा आप लोगों को?
तो मैं पूछूंगी आपसे, बस इतना ही मैं आखिरी में कंक्लूडिंग बता रही हूँ कि आप मेडिटेशन तो करते जाइए ही, और साथ ही अपने सबकॉन्शियस माइंड को भी प्रोग्रामिंग करते जाइए। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो जो दिन भर आप कभी गुस्सा किए हो या कभी कुछ और किसी इमोशन, नेगेटिव इमोशन के कारण आपके कॉर्टिसोल बहुत ज्यादा रिलीज हो गया हो, होता ही है ना। आ रहा है क्लाउडिंग टू सर्वर, आ रहा है, क्लियर आ रहा है ना? क्लियर है। तो जब भी हम मेडिटेशन करते हैं तब हम एक मेलेटोनिन नाम का भी हार्मोन सिक्रीट करते हैं, और वो हमारे जो सबसे हार्मफुल टॉक्सिन वाला चीज है कॉर्टिसोल, उसको कम करता है। कॉर्टिसोल के कारण ही कई लोगों को नींद नहीं आती है, इसीलिए जब कोई मेडिटेशन करता है तो उसको सबसे पहले गहरी नींद आनी शुरू हो जाती है, नींद की क्वालिटी भी बढ़ जाती है। तो हमको मेडिटेशन से तो फायदे हैं, हमारी ब्रेन वेव्स तो एकदम शांत होते जाएंगी, हमारे इमोशन हायर होते जाएंगे, साथ ही हमारे शरीर में जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं वो हमको ज्यादा हेल्दी बनाते हैं, क्योंकि मेलेटोनिन ग्रोथ और रिपेयरिंग हार्मोन है, वो हमारी सेल्स को अच्छा करता है, ज्यादा जवान बना के रखता है। यूथफुलनेस जो बोलते हैं ना कि यंग दिखते हैं, वो इसी के कारण ही है। तो ज्यादा से ज्यादा मेडिटेशन करो और लंबा मेडिटेशन करो, आधा घंटा 1 घंटा इधर करना है, फिर दूसरा जूम अटेंड करना है, फिर तीसरा जूम अटेंड करना है। मैं जूम सेशन के अगेंस्ट में नहीं हूँ, परंतु थोड़ा सा एक साथ बैठ के मेडिटेशन करो, क्योंकि अभी देखिए हमने आपको कराया 35 मिनट्स। 35 मिनट्स में आप क्या सोचते कितना करे होंगे, थीटा तक के पहुंचे होंगे कुछ एक लोग। आपको ज्यादा से ज्यादा एक साथ बैठना है और डेली उस पीरियड को बढ़ाते जाना है, तभी आपको हीलिंग भी होएगी और आप सब कुछ चीज क्रिएट भी कर सकते हैं। 2 लोगों ने हाथ उठा दिया है, तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ, मैं अनम्यूट कर दी हूँ। पहले मुझे बताओ हनीमून इफेक्ट कैसा लगा? आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही बहुत बढ़िया, सब अरे ब्रिलियंट, स्टैंडिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड, जय माता दी। नहीं, मैं हनीमून इफेक्ट कैसा लगा ये बताओ। हाँ, वो कि हु आर यू, आई डोंट नो यू, वो सबसे मजेदार था। हाँ, मतलब अब कोई कंप्लेन नहीं करेगा भाई, हमारा हस्बैंड अगर हमारे साथ बहुत अच्छे से बात नहीं कर रहा है तो समझो वो भी बेचारा सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग में है। और देखिए, आप मेडिटेशन के बाद हमारे रिलेशनशिप क्यों सुधरते हैं? क्योंकि हम रिएक्ट करना कम कर देते हैं, रिस्पॉन्ड करना ज्यादा शुरू कर देते हैं। रिएक्ट और रिस्पॉन्ड में बहुत फर्क है। रिएक्ट आप बिना सोचे समय कोई भी चीज की प्रतिक्रिया करते हैं, और रिस्पॉन्ड मतलब रिस्पॉन्स करने की एबिलिटी। तब आपको मालूम है कि जो मैं बोल रही हूं या मैं रिएक्ट कर रही हूं उसका परिणाम क्या होगा। उसके हिसाब से आप कई बार साइलेंट रह जाते हो, कई बार रूम में से चले जाते हो, मतलब रिस्पॉन्ड आप ठीक तरीके से करते हो। और जब रिस्पॉन्ड अच्छे से करते हो तो रिलेशनशिप तो अच्छी होंगी ही। तो हनीमून इफेक्ट देखने के बाद मैं सोचती हूँ कोई अपने हस्बैंड से कंप्लेन नहीं करेगा। आप भी सबकॉन्शियस माइंड से प्रोग्रामिंग है, वो भी बेचारा वही कर रहा है ना। तो चलिए, हाँ साधना जी बोलिए। साइंस ज्यादा तो नहीं हो गया था? मैं तो बहुत सारा काट काट के साइंस बोली हूँ। हाँ साधना जी, अनम्यूट करिए ना, मैं सबको अनम्यूट कर दी हूँ। हाँ वर्षा। यस मैम। हाँ वर्षा जी। आवाज आ रही है मैम हाँ आ आपको? रही है, आ रही है, आ रही है। आज बहुत ज्यादा स्ट्रेस था 2-3 दिन से। आपने जो वीडियो चलाया उससे दिमाग में काफी कुछ चेंज हो गया। तो अब क्या करना है? उन्होंने क्या कहा? कभी-कभी रिपीटेशन, आई एम हैप्पी करो ना यार। मैं 4 दिन पहले उसको हाँ करी जी, हूँ, बिल्कुल अच्छे से हो गया। और आमिर खान ने क्या बोला? ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। अरे इतने मंत्रा देके गए हैं, बताओ, है ना। तो करो, बहुत जल्दी अच्छा। मूड शिफ्ट होगा, बहुत जल्दी। और हाँ, आप पहले बोलो आप। हाँ फिर बताती हूँ, हाँ बोलिए। मैम क्या होता है, जैसे कि कभी भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि अपन बस इतना स्ट्रेस लेते हैं, इतना लेते हैं कि कुछ अच्छा ही नहीं लगता मैम, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता।
तो आप ये अभी तो सोचो ना, कंडीशन, यस मैम, अच्छा नहीं लगता है अगर कोई अपनी सिचुएशन, अपने चैलेंज को नहीं समझ पा रहे हो, तो इतनी जूम क्लासेस में यही तो आपको ज्ञान दिया जा रहा है कि आप अपनी प्री बर्थ प्लानिंग को समझो। आप समझो कि आप यहाँ पे एक नाटक की भूमिका में आए हो, आप शरीर नहीं हो। जो भी सिचुएशन है वो एक मंत्र है ना, ये भी चला जाएगा। जब सुख नहीं टिका है तो दुख भी नहीं टिकेगा। यस मैम, और जितना आप ज्ञान लोगे, अभी जो जूम सेशन चल रहा है, उतना आप पहचानोगे कि ये जीवन क्या है। और खासकर प्री बर्थ प्लानिंग, खासकर कि हम सोल हैं, हम सब चीजें चूज करके लाए हैं। अगर आपको कंप्लेन है अपने हस्बैंड से या और किसी से, तो आपको मालूम चलेगा कि कुछ ना कुछ रिलेशनशिप मोस्टली कर्मा से रिलेटेड है ना हमारे। यस तो जब मैम, हमारे ही कर्मा है, हम ही ने क्रिएट किया है, तो फिर शिकायत कैसे और किससे करोगे? अपने आप से शिकायत करोगे क्या? नहीं ना। अगर आप एक सब्जी गंदी लेके आते हो मार्केट से, तो आप अपने को थोड़ी बोलते हो, फिर दूसरे के ऊपर ये अपन दोष देते ना कि वो अंधेरा था, वो बाई ने मुझे गंदी सब्जी दे दी। हम तो छोटी छोटी चीजों के लिए भी दूसरों को दोष देते हैं। तो रिलेशन तो अपने लिए तो बहुत मेजर है कि मम्मी पापा ने तो ऐसा चूज करके दिया लड़का, या ऐसे मेरे दूसरे फ्रेंड है, या जो भी है। तो सब चीज हम क्रिएट करते हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा नॉलेज लीजिए, मेडिटेशन करिए, सब हो जाएगा ठीक। और ये वीडियो को ना 1 हफ्ते के बाद फिर से देख लेना बेटा। और आई एम हैप्पी और अच्छे अच्छे एफर्मेशन बोलते जाओ नॉन स्टॉप। तो आपका मूड भी शिफ्ट होगा। और भी कई चीजें हैं, जैसे हम बोलते हैं म्यूजिक सुनो, शावर के नीचे खड़े हो जाओ, उसमें भी हमारे काफी एंगर के इमोशन बह जाते हैं। बहुत सी विधियां हैं। और कल जो जस्सी मैम लेने वाली हैं सेशन, वो इसी के ऊपर है, इमोशंस एंड सोल कुरिकुलम, है ना, कि हमारी आत्मा का पाठ्यक्रम क्या है और इमोशन क्या है। तो उनसे भी आपको बहुत फायदा मिलेगा। और मेडिटेशन भी करते जाइए, है ना वर्षा जी? थैंक यू मैम। थैंक यू। हाँ साधना जी। गुड इवनिंग मैम। हेलो मैम, हाँ अभी साधना। मैंने आज आपका वीडियो लेट चालू किया, मैंने थोड़ा नींद लग गई थी। जो आप अपने वेव का बताया बहुत ही अच्छा था। और जो जब भी मैं आपका वीडियो इन्हें आपका 4 बजे से चालू करती हूँ, मुझे हर बार ऐसा लगता है मुझे कुछ नया सीखने मिल रहा है, मुझे कुछ नई चीजें मिल रही है। मेडिटेशन तो अलग है, उसके अलावा जो नॉलेज हमें नहीं था वो आप लोगों से आपसे सीखने मिल रहा है। और आज जो वेव का आपने बताया बहुत अच्छा, बहुत। चलिए थैंक यू जैसे थैंक यू। मैडम आप है ना अच्छे ने से हर चीज को नए 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 तरीके से बताइए, ताकि ना हम हर चीज को समझ सके। हाँ तो मैम, मैं कितने मास्टर्स तो ला रही हूँ, देखिए कितने अच्छे जी अच्छे जी विजडम दे रहे हैं। जी मतलब कभी कोई अच्छा आपको नहीं डिलीवर होता है विजडम किसी दिन, तो मुझे सबसे ज्यादा गिल्ट लगती है कि मैंने आपका 1-1.5 घंटा खराब किया। पर चलिए, इट्स अ पार्ट ऑफ एक्सपीरियंस, है ना। कभी कभी पूरी चीजें नहीं समझा सकते हैं कई लोग या हम लोग, तो जी चलता है। बाकी मेरी भी कोशिश रहती है साधना जी कि ज्यादा से ज्यादा मास्टर लाऊं और आप लोग सीखें। और मैम जैसे आज मैं थोड़ा सा नेगेटिविटी में थोड़ी चली गई थी, और क्योंकि सुबह से मुझे बहुत एसिडिटी हो रही, मैं खाना नहीं खा पा रही, तो मैं थोड़ा सा डिप्रेशन में थी। लेकिन जैसे ही आपका वेव को सुना, तो मैं सोची कि अरे मैं हर छोटी छोटी चीजों को क्यों इतना माइंड में ले लेती हूँ, और अपने बिल्कुल। आप को पूरी तरह चेंज करने की कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ में बहुत कुछ सीखूं। थैंक यू साधना जी। रामपा जी ने अपनी बुक में 2-3 बार चीजें ये मेंशन की है, और वो सेंटेंस मुझे बहुत पसंद है जी कि जब जी हम अपनी शूद्र परेशानियों में फंसते हैं ना, शूद्र मतलब एकदम छोटी छोटी परेशानियों में, जी जी तो रामपा जी कहते हैं कि अपने आप से पूछना कि क्या 50 साल के बाद ये कोई मायने रखेंगी? जी, कभी भी मायने नहीं रखेंगे। हमको तो अगर कोई चीट कर देता है तो हम 3-4 दिन उसी चीटिंग के दुख में ही बिता देते हैं। पर 50 साल के बाद क्या फर्क पड़ता है कौन क्या किया? तो हम लोग वैसे भी छोटी छोटी चीजों में ज्यादा उलझे रहते हैं। चाहे हेट्रेड हो, चाहे जेलसी हो, चाहे कंपटीशन हो, बहुत ज्यादा करते हैं। जी मैम सही बात है।
तो जब भी आप करें ना कोई चीज में गुस्सा या नेगेटिव इमोशन हो, तो आप ये ब्रेन में भी याद करना कि मैं कहाँ हाई बीटा में तो नहीं चली गई हूँ। तो तुरंत आंख बंद करके थोड़ी देर के लिए आप बैठ जाइए। थोड़ी देर के लिए भी बैठेंगे ना, 15 मिनट के लिए भी बैठेंगे साधना जी, आप थोड़े से रिलैक्स हो जाएंगे। या जी हाँ, ये तो है। और मैं है ना? मेरे मन में क्या आता है, जैसे मुझे 2-3 बीमारियां हो गई है, शुगर, थायराइड, थोड़ी हार्ट की है, तो है ना मेरे दिमाग में ये आता है कि मैं कितनी अच्छी हूँ, अरे दूसरे लोग इतने अच्छे हैं, मैं क्यों ऐसी हूँ। तो ये बहुत negativity आती है। देखिए साधना जी, सेल्फ लव का आपने नहीं सुने थे क्या? आप कहाँ खराब हो, आप तो अच्छे हो। जी मैम, अब तो मैं ना पूरी तरह मेडिटेशन में डूब चुकी हूँ, और अरे मुझे वाह, बस इसी के बारे में सुनना है, और इसी के बारे में ज्यादा देर तक ध्यान करना, 2-3 घंटा। हाँ लंबा लंबा ध्यान करिए और अच्छे से आपकी हीलिंग होगी, लंबी लंबी करिए आप। जी मैम, और मुझे फायदा हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ, इससे फायदा हुआ है मुझे। हाँ, और ना आप अपने आप को प्यार करिए। आप जी मैम, इमोशन नहीं है, आप थॉट्स नहीं है, जी जी आप उन सब के पार हैं। बस मेडिटेशन में लगिए, आप खुद ही हील होने शुरू हो जाएंगी और ज्यादा। जी मैम, है जी मैम, ना? जी मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू। और कोई? गुड इवनिंग मैम। मैम हाँ, रोमा। हाँ रोमा जी। मैम आपका सेशन तो बहुत अच्छा रहता है, नो डाउट। मैम एक क्वेश्चन पूछना था, जैसे आपने कहा हाँ, प्रेगनेंसी टाइम में हम्म, हम लोग की ऐसी सिचुएशन रहती है, आफ्टर दैट हमारे बच्चे भी ऐसे हो जाते हैं, तो हाँ, इनको हम फिर कैसे ठीक कर सकते हैं? उनको खुद को ठीक करना पड़ेगा, आप नहीं ठीक करेंगे मैडम। आपका काम खत्म हो गया, 7 साल तक के जो उनकी प्रोग्रामिंग करना था उसके बाद खत्म। उसके बाद भी वो आपसे सीख रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं सीख रहे हैं। आप जिस घर में रख रही हैं अपने बच्चे को, वो तब भी सीख रहे हैं, पर उनको अपने ऊपर मेहनत करके रीप्रोग्रामिंग करना होगा। चाहे वो एफर्मेशन या किसी और चीज के रेपिटेशन से। और हमारे पास तो सबसे बेहतरीन टूल हमको पत्री सर ने दिया है, आनापानसती। इसके अलावा तो कोई, मतलब इससे सुप्रीम पावर कुछ भी नहीं है। गुस्सा अपने आप कम होते चला जाएगा, जो उनके नेगेटिव इमोशंस हैं वो खुद ही हायर इमोशंस में बदलते जाएंगे। आप उनको विरासत में मेडिटेशन तो दे सकती हैं, और आपके तो दोनों बच्चे कर रहे हैं, मुझे अच्छे से मालूम है। यस मैम। तो थोड़ा मैम धैर्य रखिए आप। मैम श्रेया के टाइम में मैं बहुत पॉजिटिव थी और बुक्स पढ़ती थी बहुत कुछ, और हमेशा अच्छी अच्छी और बहुत कुछ अच्छा होता, तो श्रेयू के साथ अच्छा ही होता है। बट निकांश के समय मैं रेडी नहीं थी, बट हमेशा मैं अपनी टम्मी को हैंड करके बोलती थी कि मैं मार दूं, मैं मार दूं, मतलब मैं इतना मैं बहुत अपने आप को तकलीफ देती थी मैम। बट वो टाइम मेरा बहुत अच्छा गया, लेकिन मैं मेंटली खुश नहीं थी कि मैं और इतनी जल्दी दूसरा बच्चा करूं। तो मैम अभी कुछ भी होता है ना निकांश के, तो मैडम वो हमेशा यही बोलता है, इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं। तो मेरे को इतना इनसिक्योरिटी फील होती है। तो जैसे आज अभी बता रहे तो लग रहा था कि हाँ वाकई में, तो मतलब शायद मेरे कारण ही ये ऐसे हुआ है, तो मैं इसको ठीक कैसे करूं? पर देखिए, आपको वो गिल्ट नहीं रखनी है ना रोमा जी। मैंने बताने का मतलब ये नहीं है कि हम गिल्ट पाले कि हमने बच्चे के साथ गलत किया। हम अनजाने में किए ना, अज्ञानी होते ना हम तब। तो हमको किसी ने ज्ञान नहीं दिया इस सब चीजों का, तो हमसे गलतियां हो गई। तो अब हमको सुधारने का तरीका है कि उनको मेडिटेशन दो, और अब उनकी जर्नी है। आपका बच्चा अपनी एक अलग एंटिटी है, वो आपके वो नहीं है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आप ही उसको सुधारेंगी। उसको अगर होगा तो वो खुद अपने को चेंज करेगा। पर हाँ, ये गिल्ट मुझे भी कभी कभी होती थी, पर हाँ। ये सब चीजें छोड़ दीजिए। और ब्रूस लिप्टन ने इतना अच्छा वीडियो में दिखाया है कि अगर प्रेगनेंसी में हस्बैंड वाइफ भी लड़ते हैं तो बच्चा जंप मारता है गर्भ में। तो हम तो कितने बार बच्चों के साथ गलत किए हैं, बताइए ना। यस मैम। तो वो अनजाने में हुआ। अब बाकी उनकी जर्नी है, छोड़ दीजिए यूनिवर्स पे और उन पे, है ना। और मुझे मालूम है निकांश बहुत अच्छा करेगा, बहुत अच्छा है। मैं खुद बहुत दिन से सोच रही हूँ, बात करूंगी उससे। तो हाँ मैम बहुत अच्छा है, और इतनी छोटी एज में वो इतना मतलब हाँ, समझदार है कि अपना बिजनेस बहुत अच्छा बिल्ड कर रहा है मैम। हाँ, हाँ, तो हो ओके जाएगा। आप थैंक बिल्कुल यू। गिरे। हाँ, थैंक यू। हाँ, मेरी सिस्टर जी मीना जी, मुझे ब्रूस लिप्टन और ग्रेग ब्रैडन से इसी ने मिलाया था। थैंक यू मीना जी। सबको एक मेरा नमस्ते। मैं ये कहना चाहती हूँ, इन वीडियो ने ही मेरी लाइफ चेंज करी है।
एक्चुअल में मैं मेडिटेशन करती थी और नीता मुझे बहुत फोर्स करते रहती थी कि नहीं रोज करना चाहिए। मैं 4-5 दिन करती थी और फिर कई बार नहीं भी करती थी, क्योंकि मेरा लॉजिक माइंड ऐसा था कि मुझे लगता था कि ठीक है, मुझे अभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, तो मुझे रोज करने की कोई जरूरत भी नहीं है। पर जब मैंने सोचा कहीं ना कहीं से इसको साइंटिफिक जोड़ना चाहिए, और मैंने ब्रूस लिप्टन, फर्स्ट पहले मैंने दीपक चोपड़ा का सुना था, क्वांटम फिजिक्स, फिर ग्रेग बेटन, ब्रूस लिप्टन, उन्होंने इतना अच्छे से समझाया है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब लोग देखें। अगर आपको इंग्लिश में नहीं समझ में आता है तो आप अपने बच्चों से कहिए, जब आप उसको लगा के उन्होंने जैसे वो ताला और चाबी के हिसाब से बता के उन्होंने एक एक पॉइंट बताया कि कैसे हम अपने डीएनए को चेंज करते हैं और परसेप्शन से हम कैसे चेंज कर सकते हैं अपनी लाइफ को। उसके बाद से मेरी भी लाइफ चेंज हुई। उसके बाद से मुझे कोई प्रॉब्लम अभी भी नहीं है, थैंक गॉड। परंतु मैंने यही सोच के करके कि मुझे क्या कहते हैं एक साइंटिफिक रीजन मिल गया है कि क्यों मेडिटेशन मुझे करना चाहिए। देखिए मेरे पास गुरु तो नहीं था, कई लोगों के पास गुरु होता है, उनके प्यार में, उनके श्रद्धा में वे करते हैं मेडिटेशन, पर मुझे यही गुरु मिल गए और मैंने यही सोच के मेडिटेशन को रोज कर लिया और अब तो मेरी आदत बन गई है और मैं बिना मेडिटेशन किए रह नहीं सकती। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप प्लीज आप सब लोग देखिए, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो अपने बच्चों के साथ में बिठा के उनको दिखाइए, उनके लिए भी बहुत अच्छा है और वो आपको एक्सप्लेन कर देंगे। बस मैं इतना ही कहना चाहती थी। थैंक यू। थैंक यू मीना। मैं बहुत अच्छे से, क्योंकि अपन दोनों साइंस स्टूडेंट तो अपन समझ लिए थे, परंतु मैं वो प्रोटीन का इसलिए जिक्र नहीं करी कि लोग नहीं समझ पाएंगे और परसेप्शन वगैरह का, पर बहुत अच्छा है अगर कोई साइंस स्टूडेंट है नहीं, तो वो पर जरूर अगर क्या देखे। कहते हैं वो बच्चों के साथ में बैठ के देखिए, अगर उनको बच्चे वो एक्सप्लेन कर देते हैं जैसे कैसे ताला चाबी खुलता है, डीएनए को कैसे किया जा सकता है, तो वो काफी अच्छा, क्योंकि वो तो सब वो वीडियो में दिखाया गया है, तो उतनी बात तो समझ में आ जाएगा। अच्छा, आज मैं जो ये ब्रूस लिप्टन का दिखाई वो वीडियो कैसे लगा? हाँ, ये भी अच्छा है, मैंने पहले नहीं देखा था इसको कभी भी, परंतु अच्छा अभी था ये 2020 में आया है, अभी जून में आया है। अच्छा, न्यू में आया होगा, क्योंकि आजकल क्या कहते हैं मैंने वो सारे इंग्लिश को छोड़ के पीएमसी हिंदी चैनल और पीएमसी तेलुगु में स्विच ओवर हो गई हूँ, तो मुझे उन्हीं से टाइम नहीं मिलता और जो थोड़ा बहुत टाइम रहता है वो जूम में चला जाता है। हाँ, सही बात है। चलिए, थैंक यू। तो वो जो डीएनए एक्टिवेशन की बात है, डीएनए एक्टिव खुद ही हो जाते हैं, हमको कोई वर्कशॉप में नहीं जाना है कि हमारा डीएनए एक्टिव हो रहा है। इमोशन डीएनए को कंट्रोल करते हैं और डीएनए हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं, तो जो भी बीमारियां हैं सब कुछ नहीं, पर हमारे कई लोग द्वारा। ऐसे लॉजिक माइंड वाले रहते हैं ना, स्पेशली यंगस्टर्स, और ये वो उनको ये बात समझ में नहीं आती है गुरु और श्रद्धा भक्ति, पर अगर उनको साइंटिफिक रीजन से बताया जाए कि नहीं ऐसा कितना अच्छा है तुम्हारी बॉडी के लिए, तुम्हारी हेल्थ के लिए, तो डेफिनेटली वो लोग वो मेडिटेशन को ज्यादा वो पसंद करेंगे और चूज करेंगे। और मेडिटेशन एक आदत बन जाए तो बहुत ही अच्छी चीज है। जैसे हम चाय पिए बिना नहीं रह सकते हैं, वैसे आप मेडिटेशन को भी एक आदत बना ही लीजिए। चलिए, बिल्कुल। एक्चुअली नीता मैम, हाँ मैम, यू बोथ सिस्टर आर पॉजिटिव। यस। हाँ, ऐसा लगता है भाभी जितना ज्ञान आपके पास भरपूर है वैसे मीना जी के पास भी भरपूर है। हाँ, बहुत। आपको मालूम है मैं मेडिटेशन बहुत करती थी, पर मुझे ये साइंटिफिक दीपक चोपड़ा से भी इन्होंने ही मिलाया। दीपक चोपड़ा को भी मैं देखती हूँ, पर मुझे अब नहीं समझ में आता है, उनका बहुत स्लो बोलते हैं तो मैं टॉलरेट नहीं कर, मतलब पेशेंस नहीं है मेरे पास। मुझे अच्छे दी आशीष शुक्ला के, मैंने उनसे जेडी कृष्णमूर्ति की पूरी बायोग्राफी सुना, तो ये मुझे काफी अच्छे लिंक भेजते रहती है, तो हम लोग एक दूसरे को मदद करते रहते हैं कोई ना कोई। अच्छा भाभी, वो मीना जी ने भी जो 3 मूवीज का जो उन्होंने नाम बताया, तो प्लीज आप उसको चैट में लिख दीजिएगा ना। अभी उन्होंने 3 को जो क्लिपिंग बताया ना, 3 इनका होटल का इनका देखना। मम्मी कुछ नहीं है क्या? नहीं, ब्रूस लिप्टन में ही है, बायोलॉजी ऑफ बिलीफ में ही है। अच्छा, उसी में ही है वो। हाँ, अच्छा, जो लॉक एंड की का बोल रहे हैं ना आप। हाँ, वो प्रोटीन का है। अगर आप साइंस स्टूडेंट है तो ही समझ में आएगा, नहीं आएगा। मैं भिजवा दूंगी, इसकी पहले भी तो मैं 2 बार भिजवा बच्चों के साथ देखूंगी तो शायद वो समझ में। मैं बाहर बना, ठीक है। अच्छा, ठीक है, मैं फिर से भेज दूंगी आज। ठीक है भाभी, ठीक है। थैंक यू, बहुत अच्छे से आपने समझाया। कहीं मतलब लग नहीं रहा था कि हम साइंस स्टूडेंट नहीं है, हमको समझ में आ गया। चलिए, थैंक यू इति जी। बहुत अच्छा। हाँ खेमचंद जी, थैंक यू इति। थैंक यू भाभी। हाँ, बहुत ही सही था मैम। मैं पूरा नहीं सुन पाया, थोड़ा सा घर पे गेस्ट आया, कुछ काम था, लेकिन सेशन वाज रियली वंडरफुल। मेरा ये कहना था, जिस तरीके से हम लोगों को भी समझ में आया इजीली,
तो ये जैसे कि कॉलेज के स्टूडेंट को अगर ये बताया जाए ना तो उनको आगे का भी बहुत इजी हो जाएगा, उनके सिलेबस वगैरह में ऐड तो होना चाहिए, या फिर हम लोग अगर ऐसे सेशन अटेंड जैसे आप अटेंड कर रही थी तो उसमें ऐसे वाले वीडियोस जैसे आपने जो बताया वो सब बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। तो ये मेरा खेमचंद बस जी, सजेशन था। ये मेरी स्लाइड बनी ही कॉलेज स्टूडेंट के लिए थी, उसको फिर मैंने थोड़ा और ऐड करके इसमें लेके आई। मैंने कॉलेज स्टूडेंट को पूरा एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया है मेडिटेशन। वहां पे अगर कर्मा की बात करोगे तो बच्चे लोग समझते हैं कर्मा वगैरह, पर फिर भी उन लोग एनर्जी की लैंग्वेज ज्यादा समझते हैं। तो मैंने ब्रेन वेव्स पूरा उनको एक सेशन लिया है, और अभी भी जो मैं आगे चल के लूंगी उसमें एक ये वाला जरूर रखूंगी, चाहे समझ में आए ना आए कुछ तो उनको साइंटिफिक प्रूफ मिलेगा मेडिटेशन का। तो ये मैंने दिया है पहले भी। क्योंकि डीएनए इटसेल्फ, डीएनए बोल दिया कि हर एक को पता चल जाता है अच्छा डीएनए क्या है, क्योंकि हर जगह पे तो सुना है डीएनए टेस्ट, तो उनको समझ में आ जाता है कि डीएनए क्या गड़बड़ कर सकता है अपने बॉडी में, तो उसको सुधार दिया तो बहुत अच्छा हो और जाएगा। ये जो समझ में आ जाता है। तो बार बार वही हम लोग बोलते हैं ना कि आप मिसकंसेप्शन भी मत रखिए कि मेरी फैमिली में डायबिटीज है तो मुझे होएगी, नहीं। जीन्स को आप कंट्रोल करते हैं, जीन्स आपको कंट्रोल नहीं करता। अगर आप नहीं है मेडिटेटर तो फिर वही करेगा। मेरी फैमिली में डायबिटीज है, मेरी सिस्टर मीना और मेरे को डायबिटीज नहीं है, बाकी मेरे 3 ब्रदर्स को और एक सिस्टर को डायबिटीज है। क्यों नहीं है हम लोगों को? क्योंकि अब हम लोग मेडिटेशन में भी आ गए हैं और खाने के प्रति भी अवेयर है, मतलब हम हर चीज कर रहे हैं। और ये हम थॉट रखते ही नहीं है कि ये जेनेटिक बीमारी है, नहीं, ये जेनेटिक बीमारी नहीं है हमारी। तो और मैं बार बार ये डीएनए के बारे में बोलती हूँ कि कोई डीएनए वर्कशॉप मत चले जाना भाई। यहाँ पे कई लोग डीएनए वर्कशॉप भी अटेंड करते हैं, तो वहां जाने की जरूरत नहीं। अनापानसति मेडिटेशन जो ब्रह्म ऋषि ने दिया है, हमारे प्यारे गुरु ने, इतना कंप्लीट पैकेज है वो। सारे चक्रा भी आपके बैलेंस होंगे, आपका डीएनए भी एक्टिव होगा, बस आप उसको रेगुलर करते रहो और कुछ नहीं है एक्स्ट्रा एफर्ट, एग्जैक्टली, है ना। चलिए, थैंक यू खेमचंद जी, थैंक यू। और कोई? हाँ शालू जी, किसी को बात करनी है? नमस्ते मैम। नमस्ते। ये आवाज तो प्रीति की लग रही है मुझे। सोनिया की लग रही है। कैसे हैं मैम? बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारी बेटी से मिली थी परसों मैं। अच्छा जी। बताई नहीं क्या मैं क्लास ली थी बच्चों की? यस बताया मैम। मुझे आपको ये बताना है, आपको कॉम्प्लीमेंट करना है बड़े दिल से कि आपके ये सब करने से हमारी लाइफ में क्या चेंज आ रहा है वो कहना चाह रही हूँ। वो मेरा पर्सनल तो आप सुनते ही हैं। मुझसे बड़ी मेरी दी है, वो मुझसे 7 साल बड़ी है, वो भी इसको ज्वाइन करती हैं। मैम ये लगा लीजिए कि आज तक उन्होंने कभी अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया, और वो जैसे उसको फोन करो या उसको लगता है कि नहीं मुझे कोई इस दुनिया में आने का शौक नहीं है, आई एम नॉट हैप्पी। और मेरे मम्मी ये कह के भी चले गए कि ऐसा थोड़ी ना होता है। फिर हम सब छोटे छोटे बहन भाई थे, तब भी हम उसको विश करते। एक वक्त आया कि हमने उसको विश करना छोड़ दिया, कि हमारे को ये लगता है कि अगर आपको बर्थडे सेलिब्रेट करना या विशेस लेना अच्छा नहीं लगता, तो मेन पर्पस तो ये है ना कि तुम खुश रहने चाहिए। तो हम उसको विश भी नहीं करते थे। और मैम कुछ दिन पहले मैं उसके घर गई, उससे मिलने गई, तो दिस टाइम उसने मुझे कहा कि मैं मैम का रोज सेशन सुनती हूँ और इस बार मैंने सोचा है कि मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट करूंगी। अरे वाह 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 वाह। मैम आप बिलीव नहीं करेंगे, मतलब मैं टॉप टू टो इतनी खुश हो गई। मतलब इसको कहते हैं मैम ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब उसने मुझे कहा कि इतना सब सुनने के बाद हमें इतनी जो लाइफ मिली है, इतनी मुश्किल से मिली है, जो सेल्फ लव जो भी आप सिखाते हैं, मतलब उसका ये इफेक्ट आया कि नियर अबाउट 50 वो हो जाएंगे, इसके आसपास हैं। तो उसने मुझे ये बोला कि इस बार मैं अपना बर्थडे धूमधाम से सेलिब्रेट करने वाले हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि हम मतलब आपको सुन के कहाँ और किस हद तक बदल रहे हैं, मतलब उसका क्या इफेक्ट आ रहा है हम पे, ये कहना चाह रही थी। बिल्कुल बिल्कुल सोनिया जी, बहुत बहुत अच्छा लगता है मैम। वो मतलब उनके मुंह से जब मुझे सुना तो मुझे जरूर लगा, जैसे आप दी की बात कर रहे थे सिस्टर की, तो मुझे लगा कि रियली हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं। और उनको मतलब मुझे लगा कि
बहुत एक मुझे मुझे तो उनके बच्चों पर भी इस चीज का इफेक्ट आया कि बच्चे भी कहते हैं कि हम बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करेंगे। और इस बार उसने कहा कि नहीं, मैंने बहुत कुछ सीखा है और इस बार तो मैं बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली हूँ। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा ये सुन के। तो ये देखिए चेंज ना, आया मैम यही हम लोगों यही है में। ना, जीवन के उदासीनता से कैसे एक वो हो जाती है, जॉय में अपन पहुंचते हैं, है ना, खुशी में जी मैम, पॉजिटिव जी होने लग जाते हैं। आप मेडिटेशन करते जी जी रहेंगे, जी। ये ज्ञान लेते रहेंगे, आप खुद ही पॉजिटिव होते जाएंगे। सभी लोग, मैं भी अपनी जिंदगी को कभी इतना प्यार नहीं करती थी सोनिया जी। मेडिटेशन नहीं तो मुझे बदला है, सभी को बदल रहा है मेडिटेशन, सुप्रीम पावर। बहुत मैम, ये बहुत बहुत ये तो बहुत अच्छा। और मैम मैं तो जैसे आप वेव्स के बारे में बता रहे थे, तो मुझे ऐसे लगता है कि मेरी लाइफ में एक कंफर्टेबल जोन मुझे मिल गई है। मुझे ऐसे जैसे लगता है ना कि अब मतलब कुछ ऊपर नीचे है कि मैं एक अपनी कंफर्टेबल स्टेज में नहीं हूँ, तो मुझे अपने आप क्लिक हो जाता है कि मैं ध्यान करूं या मैं कुछ गलत सोच रही हूँ इसको अभी छोड़ दूं, या गलत हाँ, ये लोगों के बारे में सोच रही हूँ। यही अवेयरनेस अवेयरनेस आ यस जाती यस है। यस। 3 मिनट से ज्यादा रहता है कोई गलत इमोशन, तो तुरंत अपना माइंड अलर्ट करता है कि यार क्या कर रहे हो तुम, जी शट जी शट, जी जी बिल्कुल बंद करो बंद करो। तो हम खुद ही अपने मूड को शिफ्ट करने चाहते हैं। मैं भी अवेयर हो गई हूँ जी जब से जी ये जी ब्रेन वेव्स वगैरह, हम भी जब से ब्रूस लिप्टन सीखी हूँ ना, उसको पर प्रैक्टिस करते रहना है ना पूरे टाइम, रीप्रोग्रामिंग। जी जी। तो है तो सही, बिल्कुल हाँ, अवेयरनेस बढ़ती है। थैंक यू सो वेरी मच मैम, लव यू अ थैंक यू। लॉट लॉट्स लॉट्स। अरे अब मैं भी बहुत प्यार करती हूँ आप सब लोगों को। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। और किसी को कुछ बोलना है? थैंक यू मैडम। थैंक यू शालू जी, थैंक यू। कभी कभी आज दिखते हो का शालू जी। सेशन बहुत अच्छा लगा जी। हाँ, बहुत अच्छा था आज का सेशन। मैं आज जो ये आपने बोला ना कि मेडिटेशन में बार बार बोलना है कोई भी थॉट्स को, जो अपने को जो भी प्रॉब्लम है या कुछ चाहते हैं, तो इस पे मेरी पहले सोच उल्टी थी। मैं पहले सोचती थी बार बार क्या बोलना, भगवान तो हर जगह सुन रहे, एक बार बोल दिए हो गया। पर आज ये सुन के मेरे को लगा कि वाकई में बार बार जो बोलना है ना, वो बोलना मतलब सही लगा मेरे को आज ये। थोड़ा सा पहले मेरा करेक्शन उल्टा करूँ? सा सोच। नहीं, करेक्शन करूंगी शालू जी। आपको मेडिटेशन में नहीं बोलना है ना? आपको जब भी एफर्मेशन बोलना है, आप लोगों को इसके पहले भी मैंने बताया था एफर्मेशन वाले सेशन में कि 3 टाइम हम सबसे ज्यादा अटैच रहते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड से। एकदम सो के उठते हैं तब, जो मैंने आपको बताया, लो बीटा में रहते हैं हम, है ना? एकदम जब सो के उठते हैं तब, जब गहरी नींद में जाने वाले रहते हैं तब, और जब मेडिटेशन हमारा खत्म होने वाला रहता है तब। ये 3 टाइम आपको जो चीज चाहिए, जो आपको एफर्मेशन बोलना है तब बोलिए, पर मेडिटेशन के दौरान कुछ नहीं बोलना है आपको। जी जी जी, है ना? तो वो मैं करेक्शन कर दिया, हाँ, आप कहीं गलत ना समझे हो मेरे थैंक ये यू। सेशन। हाँ, बाकी थैंक अरे यार, खाना वाना बनाते समय या कोई गलत इमोशन आ गया तो आई एम हैप्पी, अरे कुछ भी बोलते जाओ, बस पॉजिटिव थॉट मतलब एफर्मेशन बोलते जाइए आप, फिर उसको जी जी, रिपीट करते जाइए जल्दी 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 जल्दी, ऐसा। अच्छा। हाँ, बोले वैसे तो खैर आदत है वो बोलने की, कुछ भी मतलब विचार वैसे गलत नहीं आते हैं, अच्छे विचार आते हैं। विचार है तो कोई वाणी चला के मैं सुनते रहती हूँ अक्सर, कुछ भी मतलब वीडियो चालू करके सुनते रहती हूँ, खाली नहीं बैठती हूँ। जब भी खाना बनाने के टाइम तो खास करके मैं टीवी अगर बात करते हैं तो भजन चला लेती हूँ, या फिर कोई मतलब जैसे टॉपिक रहता है तो वो सुनना अधूरा होता है, उसको कंप्लीट करती हूँ बैठ के अकेले। ये सब तो करती हूँ। खैर थैंक यू, आज का तो बहुत अच्छा लगा मेरे को। थैंक यू। थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना है या बताना है? अनम्यूट कर सकते हैं आप अपने को। हेलो मैम, नमस्ते। हाँ, चंदन लिखा हुआ है वीडियो हाँ, ऑन कर। मैं पावनी जी के साथ वो फरीदाबाद। अच्छा अच्छा, फरीदाबाद वाले, हाँ मैम, हाँ। मैं 2-3 दिन से ज्वाइन कर रही थी। हाँ हाँ, आप ही ने कल मेरे को कुछ बोला था क्या भेजने के लिए? ये आज ही बोली हूँ। जो आपने वो वीडियो दिखाया ना लास्ट में, हाँ हाँ उसको मैं ढंग से समझ नहीं पाई। हाँ, ठीक है, मैं हाँ मैं भेज दूंगी। और रिपीट करूंगी। और आज जो आपने बताया है वो सारा ऐसा लगता है जो कि हमसे ही गुजर रहा है, और वो आप हमें समझाने के लिए बता रहे हैं, ऐसा लग रहा था। बहुत ही अच्छा बताया है आपने। और
बहुत ही अच्छा लगा मैम। थैंक यू चंदन जी, ये सबकी कहानी है, आप ही की थोड़ा ही है, सबकी है। मैम आज बहुत मैं उदास थी, लेकिन आज मैं समझी हूँ जो वाकई लाइफ में कहाँ तक चेंज आना है, कहाँ तक हमने गलत किया है, ये सब मुझे कहाँ तक सुधारना है। और चंदन जी जैसे आप बोल रहे हैं ना उदास, ये इस वाले वाइब्रेशन में आपको रहना ही नहीं है। आप अभी ये सेशन खत्म होगा ना, सबसे पहले अच्छी वाली म्यूजिक चलाइए, वॉक पे जा सकते हैं तो वॉक पे चले जाइए, कुछ भी करिए, अच्छा गाना सुनिए, अच्छा कोई वीडियो देखिए, हंसी मजाक वाला रहता है ना कपिल शर्मा के या हंसी मजाक के जो रहते हैं, तुरंत अपने मूड को शिफ्ट करिए। अगर मूड को शिफ्ट नहीं करेंगे तो आप समझ लीजिए आप जितनी देर, अपने को लगता है अपन ने तो सिर्फ 1 घंटा टेंशन किया, क्या फर्क पड़ेगा, आपके 1 घंटे टेंशन के बाद आप भले ही लो बीटा में पहुंच जाएं, हाई बीटा से, समझ रहे हैं ना आप, हाई बीटा से लो बीटा में तो 1 घंटे में पहुंच गए, पर आपके चक्रा 3 घंटे तक के अनबैलेंस रहते हैं, और वो 3 घंटे तक के आपकी सेल्स को पता नहीं चलता कि मैं क्या काम करूं, तो आप अपनी ही बॉडी को नुकसान पहुंचा रही है। तो तुरंत शिफ्ट करिए अपने मूड को, तुरंत। तो जैसे ध्यान भी बहुत अच्छा लगता है, जैसे पहले तो ज्यादा वाइब्रेशन आता था, वो हिलना उलना होता था, तो अभी भी होता है, कंपन की तरह होता है अंदर में, धीरे धीरे सा हो, जैसे लगता है अंदर से कंपन हो रहा है। तो मैम ने बताया जो सांस पे फोकस करना है, तो फोकस करती भी हूँ, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, ऐसा होता है मेरे साथ। और कभी कभी ऐसा होता है जो मैं सिर्फ आवाज सुन तो रही हूँ लेकिन समझ नहीं पा रही हूँ आप क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं मेडिटेशन में। हाँ जी जी। तो मैंने क्या बताया, थीटा हमारी है नो माइंड स्टेट, और डेल्टा है जब तुम गायब हो जाओगे, यू डिसअपीयर, तुम चले जाओगे, मतलब याद भी नहीं रहेगा तुम कौन हो, क्या कर रहे हो, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस आप चले जाते हैं। उसको हम ट्रांस बोलते हैं, कई लोग समाधि अवस्था बोलते हैं, कई लोग और भी तुर्यावस्था वगैरह ये सब बोलते हैं। तो वो समय कुछ भी नहीं सुनाई देता है। तो लेकिन इतना स्थिति पाने के बाद भी, मान लिया ये स्थिति हुआ, भी क्रोध जो है अभी भी मुझे कंट्रोल में नहीं रहता। तो मैंने आपको कहा ना कि आपका क्रोध जब क्षमा में बदले, उसके पहले आप रीप्रोग्रामिंग शुरू कर दीजिए। मैं बहुत शांत हूं, मैं बहुत शांत औरत हूं, मैं बहुत पीसफुल हूं, मैं बहुत पीसफुल हूं, इतने बार बोलिए कि आपका पुराना पैटर्न टूटने लगेगा। और थोड़ा सा कॉन्शियस रहिए, हर सिचुएशन को आप रिस्पॉन्ड करिए कॉन्शियसली। अगर 15-20 दिन आपने इस चीज को फॉलो करने लग गई तो पुराना पैटर्न है वो टूटने लग जाएगा, और 40 दिन के बाद पुराना पैटर्न और ज्यादा वीक हो जाएगा। इसके ऊपर एक बहुत बड़ा वीडियो है न्यूरो साइंस का, पर वो इतना डिटेलिंग है कि वो मुझे लगा कि नहीं दिखाना चाहिए, इसलिए मैंने नहीं दिखाया। तो पैटर्न को तोड़ना आपको ही है और कोई नहीं तोड़ेगा, है ना। क्या करना पड़ेगा मैम, फिर से बताइए जरा। जैसे आपको गुस्सा आता है ना बहुत, जैसे आप बोल रहे हैं, तो आप बार बार अपने एफर्मेशन बोलिए कि मैं शांत हूं, मैं शांत हूं, मैं बहुत पीसफुल हूं, मैं बहुत शांत हूं। मेडिटेशन तो आप कर ही रहे हैं। ये एफर्मेशन से जो पुराना पैटर्न बन गया ना आपके सबकॉन्शियस माइंड का, उसको कट करते जाएंगे आप। तो 15-20 दिन आप, उसने क्या कहा, फेक इट टिल मेक इट, है ना। जब तक कि आपका कार्य पूरा नहीं हो जाता है तब तक के ढोंग करो। अच्छा अच्छा, ढोंगिच कर लो आप कि रिया मैं तो शांत हूं, मैं तो शांत हूं, मैं तो शांत हूं। 15-20 दिन के बाद आपकी पैटर्न टूटते जाएंगे, और 40 दिन अगर इस पैटर्न को फॉलो कर दिए तो आपका जो छोटी छोटी बातें गुस्सा होने का था, वो भी आपका गुस्सा खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपकी न्यू ब्रेन की वायर्स जुड़ जाती हैं कि आप शांत हैं। वो बहुत डिटेल है, पर आप समझ जाइए कि मेडिटेशन के साथ साथ थोड़ी अवेयरनेस लाइए कि मुझे रिस्पॉन्ड करना है, कोई भी चीज को रिएक्ट नहीं करना है। तो फिर आपका अच्छे से गुस्सा शांत हो जाएगा। मेरे ख्याल से कॉर्टिसोल को रिड्यूस करने से बहुत जल्दी स्ट्रेस कम हो जाती है, और कॉर्टिसोल रिड्यूस करने के लिए सबसे अच्छा वक्त होता है ट्वाइलाइट जोन जो बोलते हैं, 20 मिनट्स टू, तो अर्ली मॉर्निंग सनसेट में 6 o'clock करीबन, या आफ्टरनून में जो संध्या जोन बोलते हैं उसमें करने से ज़्यादा फायदा होता है। और मैं तो इसलिए कहना चाहूँगी आप ममता जी का सवेरे का सेशन भी ज्वाइन कर लीजिए।
तो आज मैंने बताया ना आपको मॉर्निंग मेडिटेशन कितना फायदा क्यों करता है, क्योंकि जी हाँ, आप वही तो मैं भी बोल रही हूँ होते हो। हाँ, तो बहुत क्योंकि अच्छा। उससे कॉर्टिसोल कम होते हैं, क्योंकि मेरी बेटी डॉक्टर है, उसने मुझे कहा था कि क्या कहते हैं मम्मी उस टाइम कॉर्टिसोल बहुत रेज होता है मॉर्निंग के टाइम में, नून के टाइम में या इवनिंग के टाइम में, इसलिए आप मेडिटेशन करते हैं तो आपके कॉर्टिसोल कम होंगे। कॉर्टिसोल कम होंगे तो डेफिनेटली आपको वो हैप्पी, स्ट्रेस कम हो जाएगा और हैप्पी फील होगा। इसलिए कम से कम आप ऐसा कीजिए तो ट्वाइलाइट जोन बोला जाता है, जैसे 20 मिनट टू संध्या, संध्या बोलते हैं ना अपन संध्या उसको काल हिंदी भी और में। सवेरे हाँ। भी, जब भी सनसेट होता है नहीं, जो तो संध्या के 2 काल होते हैं ना, एक सवेरे का भी संध्या होता है, एक शाम का भी संध्या शाम का भी होता है, और एक आफ्टरनून में जब सन 12 o'clock ऊपर टॉप पे रहता है ना, 20 मिनट्स टू 12, मतलब यानी 12:20 से पहले और 12:20 के बाद तक की, ऐसी सवेरे 6 बजे के 20 मिनट पहले और 6:20 तक की, इन सबको ऐसे माना जाता है। इसके बारे में YouTube में बहुत सारा अच्छा से उसमें है नॉलेज कि इन टाइम में अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो उसका बहुत ही फायदा मिलता है। और मॉर्निंग मेडिटेशन मैं बहुत प्रेफर करती हूँ और रियली में वो हेल्प करता है, मॉर्निंग में तो हेल्प करता है। मॉर्निंग में ये भी मैंने नोट किया है कि बहुत जल्दी आप ट्रांस में चले जाते हो, हाँ, तो बहुत जल्दी, तुरंत अल्फा से आप थीटा डेल्टा पहुंच जाते हो, डेल्टा में बहुत जल्दी। रात तक के हम क्या होता है कि पूरे दिन भर के हमारे क्रियाकलाप, सारे दिन की चै पो हमारी चलते रहती है, तो जब रात को हम सिर्फ करने बैठते हैं ना तो थोड़ा टाइम लगता है। ये वाली बात तो मैंने भी नोट किया था। अगर हमारा वो कॉर्टिसोल रिलीज कर रहा है, कम कर रहा है, तो इससे और अच्छी बात क्या हो सकती है। मेरे साथ मैम देखिए, दिन में मॉर्निंग में उठते ही मैं ध्यान करती हूँ, क्योंकि मैं रह नहीं पाती हूँ बिना ध्यान से, तो मैं ध्यान उस समय करती हूँ और बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल ऐसे बात कर रहे हाँ मैं हमेशा मैडम आपके प्रोग्राम सुनती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है और आपके बहुत ही नॉलेज वाला है। मैं बहुत खुश हूँ आपके सभी प्रोग्राम से। थैंक यू। मैं तो एक बार आपको मिलने भी आने वाली हूँ। अरे वाह, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आइए। आप बोलते हैं ना पिरामिड वैली में चलेंगे, जैसे ही खुल जाएगा मैं आपको ढूंढ निकालूंगी। हाँ बिल्कुल, वहां पे तो सब एक साथ ऐसा धावा बोलेंगे कि पचरी सर देख के दंग रह जाए कि ये तो ध्यान छत्तीसगढ़ पूरा उठ के आ गया है। हाँ, और आपको तो ढूंढ निकालूंगी वहाँ। बिल्कुल। मैंने बहुत सोच के रखा है, मैडम को तो पैर पड़ूंगी एक बार। पैर वैर नहीं पड़ना है, गले लगना है अपने को, है ना? गले लगाएंगे। थैंक यू मैडम। थैंक यू। तो चलिए फ्रेंड्स, और किसी को बात करना है, नहीं तो छुट्टी करें। हेलो मैडम, मैं नागपुर से बोल रही हूँ, गौरी कांबळे। हाँ गौरी जी। हाँ मैडम, ये अभी जो दीदी ने बोला, मेरे मन में भी वही भावना है। मैं सभी आपके विषय देखती हूँ, बहुत ही सुंदर रहते हैं मैडम, नॉलेजेबल भी हैं और बहुत बहुत अच्छा लगता है। मैं आप 4 बजने का इंतजार करते रहती हूँ, कब नीता मैडम के यहाँ जाऊँ। सभी विषय बहुत अच्छे रहते हैं मैडम, आपने बहुत मतलब लर्नेड पर्सन है, आपको देख के लगता है कि नहीं ऐसा जीवन जीना चाहिए आपके समान। मैं भी करती हूँ मेडिटेशन, पर मेरा बीच बीच में ब्रेक हो जाता है, छूटता नहीं है, तो उसके जो मतलब लॉस हुआ है वो मुझे जानती हूँ। पर अब जब से आई हूँ तब से ऐसा लगता है कि मैं रेगुलर करना चाहिए। और आज जो प्रश्न मेरे मन में थे वो किसी न किसी बच्ची ने पूछा है या किसी लेडीज ने पूछा है, तो मुझे सारे उत्तर मिल गए हैं और मुझे लगता है कि डू मेडिटेशन, मोर एंड मोर मेडिटेशन। बिल्कुल। गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस। थैंक यू। और गौरी जी, मैं एक सजेशन दूंगी आपको, अगर आपका मेडिटेशन और आपको गहरा करना है ना जी, तो थोड़े और आप सर्विस से जुड़ जाइए। जब आप सर्विस से जुड़ते हैं आपका मेडिटेशन बहुत अच्छा लगता है। हाँ ये मैडम, ये सभी लोग बोलते हैं कि मैं शुरू से स्पिरिचुअल हूँ ना, मैंने रेकी सीखा और ये सीखा, तो सब बोलते आप रेकी तो किसी को मत करा करिए जी, है ना। मैंने कल परसों एक बुक शेयर किया था, डायग्नोस्टिक ऑफ कर्मा। हीलर ने ही लिखी है, अच्छा, ने, रशियन हीलर है। हाँ। प्लीज आप रेकी किसी को भी मत करिए, अपने आप को बस करिए और किसी को भी मत करिए। खूब मेडिटेशन करिए। नहीं तो अपने बेटे और उनके बच्चे को भी नहीं कर सकते क्या मैडम? कभी भी नहीं। अच्छा। आप ये समझ लीजिए, आपके जितने रिश्ते नाते हैं वो सिर्फ इस पृथ्वी तक के हैं। इस पृथ्वी के बाद कोई किसी का रिश्ता नहीं है, सिर्फ ये अर्थ पे ही है ये ड्रामा। तो मेरा बेटा, मेरा वो, आप ये सब करके करेंगी, आप उसके कर्मा में हस्तक्षेप करेंगी और नुकसान भी आपको करना पड़ेगा। जो भी उनका लेसन है, जो भी अगर उनकी तकलीफ हो रही है, कोई ना कोई लेसन होगा, कोई ना कोई कर्मा काट रहे हैं उन लोग।
तो उनको करने दीजिए। आप उनको मेडिटेशन सिखा दीजिए, बोलो बेटा खुद को हील करो। हमको पूरी दुनिया को सेल्फ हीलिंग सिखानी है, पर किसी की हील नहीं करना है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है ना मैडम। मैं अब तक तो करते आई थी, पर आज से मैं नहीं करूंगी। बिल्कुल भी नहीं करना। डायग्नोस्टिक ऑफ कर्मा प्लीज, हाथ जोड़ रही हूँ, आप सब लोग पढ़िए, जो अगर कोई रेकी हीलर वगैरह है तो, है ना। वो खुद बहुत सफर किया उस आदमी ने, तब उसने 12 सीरीज में ये बुक लिखी है, उसकी एक सीरीज मैंने शेयर किया है। तो वो आपको करना है, मेडिटेशन अपने बच्चों को सिखाना है, और जितने रिलेटिव्स फ्रेंड्स हैं सबको मेडिटेशन सिखाते जाओ। जितने लोगों को सिखाओगे आपका मेडिटेशन गहरा होते जाएगा, गारंटी है। जी जी जी, ठीक है ना मैडम। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। लव यू मैडम, लव यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, लव यू। हाँ माही डियर, बड़े देर बाद नजर आ रहे हो, कुछ खा पी के आ रहे हो? नहीं, कुछ खाया पिया नहीं है, मैं वो बना रही थी पॉपकॉर्न। तो मैं ये बोल रही आंटी कि सेशन तो मतलब मैं ये पहले भी अटेंड कर चुकी हूँ कॉलेज में। तो हाँ, कॉलेज स्टूडेंट में अपन ने लिए थे ना। बहुत अच्छा था सेशन। और मुझे ना एक मुझे आज का अपना ऐसे जेनरिक एक्सपीरियंस है वो शेयर करना था। सुबह सुबह थॉट पावर के ऊपर हुआ ये। मेरी भाभी है, रियल भाभी जो, तो मतलब मेरे हस्बैंड की तरफ से, तो उनसे ना मेरी और मतलब महीना 15-20 दिन, 1 महीना हो गया, बात नहीं हो पाई। तो मैंने ना एकदम आज सुबह उठी, थोड़ा जल्दी उठ गई थी, 7:30-8 बजे। तो मेरे एकदम मन में आया कि एक बार वो मेरे को बात करनी है, और अगर वो खुद ही कॉल कर ले तो शायद ज्यादा अच्छा रहेगा। और मैंने बोला अगर वो नहीं करती तो मैं खुद करूंगी। तो थोड़ी देर में क्या हुआ, 9, 10, 11 तो बज गए। उसके बाद उनका मैसेज आता है कि मैंने तुम्हें 9 बजे ट्राई करा फोन, पर तुम्हारा फोन नहीं लग रहा था। मैंने बोला कि आप सोचिए कि मतलब थॉट पावर किस स्पीड पे ट्रैवल करती है, कि मैंने सिर्फ सोचा था कि वो मुझे कॉल कर ले एक बार। इसको टेलीपैथी बोलते हैं डियर। हाँ, पर आंटी मुझे लगता है कि एट द सेम टाइम उस सामने वाले इंडिविजुअल को भी इतना रिसेप्टिव होना जरूरी है। हाँ, मतलब अगर वो हील्ड नहीं है, अगर वो इंसान, मैं उसको किसी भी तरीके की एनर्जी भेजूं, कि मतलब मैं लव की भेजूं, या फिर मैं सोचूं कि अगर वो मेरे से मिल ले या मुझसे बात कर ले, पर अगर वो रिसेप्टिव या हील्ड नहीं होगा तो वो काम करेगा नहीं कभी भी। बिल्कुल। क्योंकि क्योंकि वो तो बहुत ही सॉर्टेड लेडी है, मतलब वो तो बहुत मेडिटेशन में रही है, और बहुत ही अच्छी, मतलब वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। कभी लगता ही नहीं कि वो दूसरे फैमिली से है। हम लोग बहुत अच्छे से साथ में रहते हैं, और जिनसे अपन इंटीमेट रहते हैं ना, उनके पास हमारे जल्दी पहुंचते हैं। तो ये आज सुबह हुआ तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैंने बोला मैं आंटी के साथ आज शेयर करूंगी। एक चीज आपसे और पूछनी थी कि जैसे जब पहले तो आपको डायबिटीज किस लेवल का हुआ था? मेरा HbA1 था 6.9। तो आपकी कितनी रहती थी शुगर? मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, पर HbA1 जो होता है ना बेटा, वो 6.9 था, और विद इन 6 होना चाहिए, 6 के अंदर होना चाहिए। मेरा 0.9 ज्यादा था, और एटलीस्ट मेरे को बताया जा रहा था कि 6 मंथ से है मुझे। तो आपने कभी दवाई ली थी स्टार्ट? कभी नहीं। मतलब आपको 6 मंथ्स के बाद पता चला, तब तक आप दवाई ले रहे थे? नहीं, मुझे मालूम नहीं था। मुझे कमजोरी बहुत लगती थी, वीकनेस। मुझे किचन में जाके खाना बनाने से भी चिढ़ होने लग गई थी, और सारा टाइम मैं बैठ के मैं टीवी देखते रहती थी, या कुछ काम करते रहती थी, बुक पढ़ते रहती थी, क्योंकि बुक बहुत पढ़ने की आदत थी। तब मैं फिल्मी मैगजीन्स और फालतू की चीजें पढ़ती थी ना, फालतू की गॉसिप और ये वो सब चीजें। जब मेरे को बहुत वीकनेस लगने लग गई और मैं बहुत हेल्दी हो गई, और मेरी बेटी मुझे बहुत, बैंगलोर से आई थी और बार बार मुझे बोल के गई कि तुम पतले हो, तुम पतले हो। मैं जब वॉक पे गई और मेरे को चक्कर आने लग गया, तब मुझे लगा कि समथिंग इज गोइंग रॉन्ग करके। क्योंकि मैंने अभी क्या बताया, हमारे दिमाग में एक चीज रहती है कि हमारी फैमिली में डायबिटीज है। तो मैं सबसे पहले दौड़ के गई और तुरंत मैंने चेक कराया, HbA1 6.9 आया। तो जो मेरी हार्ट और सबके थे ना, तो उसको देख के डॉक्टर ने बताया कि ऑलरेडी 6 मंथ से आप लेके घूम रहे हो।
पर मेरी बेटी ने मुझे एक लिंक भेजी थी कि ऑस्ट्रेलिया में लोग रिवर्स करते हैं, तो आप भी रिवर्स करो। उसके कारण फिर मैं जुट गई अपनी डायबिटीज को रिवर्स करने के लिए। तो मेरी बेटी को कई बार मैं बोलती हूँ ना, वो मेरी गुरु है। मतलब मुझे आज भी वो सबसे ज्यादा मोटिवेट करती है पूरे मतलब फैमिली में। मतलब जैसे घर में भी हमारे लोग हैं ना, तो अपन जैसे बोलते हैं मेडिटेशन ये वो, पर वो लोग तो भाई ऐसा है कि 2 टाइम दवाइयां ले रहे हैं। नहीं, ऐसा मत सोचो कि ले रहे हैं तो उनका नहीं छूटेगा। लोगों का इंसुलिन छूटते हुए देखे हमने। वही ना, थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ेगी उसके लिए। हाँ, पर अभी नहीं छोड़ना है। पहले तो अपनी मेडिटेशन और अपनी उसको इतना कर लें कि पहले वो धीरे धीरे रिड्यूस होके फिर बंद कर दें। वही क्योंकि अगर मतलब लोग ये सोचते ना कि अरे भाई मेरी तो दवाई के बिना हो ही नहीं पाएगा ऐसा वैसा, तो थोड़ा सा ट्राई करके देखना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। मतलब डायबिटीज जैसी चीज भी, मतलब हाई शुगर लो शुगर भी होता है डेंजरस, ऐसा नहीं है कि डेंजरस नहीं बहुत होता है, बहुत होता है। बट इसके लिए थोड़ा सा हिम्मत तो करना चाहिए ना। हाँ। क्योंकि ऐसा बोलते हैं जो शुगर की दवाई लोग लेते हैं ना, उनके सीधे लिवर अफेक्ट करता है। हाँ मालूम है, तभी तो इंसुलिन पे बहुत जल्दी डॉक्टर ले आते हैं। हाँ, तो वही मुझे लगता है कि ये चीज करनी चाहिए। तो मैं आपसे सिर्फ इसीलिए पूछना चाह रही थी कि आपने किस स्टेज पे उसको रिवर्स किया नहीं, है? मैंने तो स्टार्ट ही नहीं किया था ना दवाई। मैं तो बिगिनर्स वाली स्टेज में थी, तो मेरे को रिवर्स करना बहुत आसान था। पर अभी भी जिनके पास डायबिटीज है वो कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। वो अगर करते जाएंगे तो होगा। और मैं तो गारंटी नहीं ले सकती भाई। मैं तो आपको एक ही चीज बता रही हूँ कि मैंने लोगों को छूटते हुए देखा है इंसुलिन, और कई लोगों के पावर्स कम हो गए हैं दवाई के। कुछ चीजें होती हैं जिसको आपको लाइफ लॉन्ग बेयर करना ही पड़ता है। जैसे